जानेंगे सुपरफिशियली जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती है, बस हम वही डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास मेनली हमारी डिपेंड रहेगी आर्थराइटिस पे, स्केलेटल सिस्टम में यहाँ पे भी नजर जाती है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना, आर्थराइटिस। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन को पढ़ना है, बाद में आंसर बताना आप लोगों को क्या आंसर रहेगा। थोड़ा आराम से पढ़े क्वेश्चन को, क्वेश्चन नहीं आया उससे पहले आंसर बताओगे क्या आप? ये आंसर भी रिवील हो गया नहीं हुआ? चलिए, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द आर्थराइटिस? आर्थराइटिस का मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है? तो इन्फ्लेमेशन है और पेन। पेन एग्जैक्टली यही इसका आंसर है। पेन का इन्फ्लेमेशन का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन कोई सिम्टम और साइन नहीं है। इट इज ग्रुप ऑफ द सिम्टम और साइन। इन्फ्लेमेशन क्या है बेसिकली आप बात करें तो आपकी बॉडी का फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल रिस्पांस होता है, जिसके अंदर 4-5 साइन हम इन्वॉल्व करके डिस्कस करते हैं। तो पर्टिकुलर ये एक साइन और सिम्टम नहीं है ना। तो आर्थराइटिस के अंदर ये खुद एक इन्फ्लेमेशन का टाइप है। आर्थराइटिस का मींस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट। तो ये खुद एक इन्फ्लेमेशन का टाइप है और इसका मोस्ट कॉमन जो सिम्टम आता है दैट इज द पेन। ऑप्शन ए है वही इसका राइट आंसर है। इन्फ्लेमेशन के साथ में ज्यादा नहीं सोचना है, जब ज्यादा सोचते हैं तो ऐसे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, याद रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्थराइटिस बेसिकली आर्थराइटिस वर्ड का मींस हम ऑलरेडी जान चुके हैं। आर्थ वर्ड फॉर द जॉइंट, आइटिस मींस पेन, इन्फ्लेमेशन नॉट पेन। आइटिस मीन इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट नॉट द बोन। बोन का नहीं है, जॉइंट का है, जो आर्टिकुलर सरफेस है, जो आर्टिकुलर सरफेस है उस पोर्शन का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उस कंडीशन को बोला जाता है आर्थराइटिस। और अगर वही बोन का हुआ तो बोन के इन्फ्लेमेशन को क्या बोलोगे आप? ये आर्थराइटिस हो गया आपका। बोन के इन्फ्लेमेशन को ओस्टाइटिस, और बोन विथ बोन मेरो जब आता है तो एक दो टर्मिनोलॉजी डिस्कस करते हैं, दैट इज ओस्टियोमाइलाइटिस, है ना। ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना, ओस्टियोमाइलाइटिस। तो यहाँ पे जो माइले वर्ड है इसका मतलब बोन मेरो से रिलेटेड है ना, आपका मेरो से रिलेटेड, बोन मेरो से रिलेटेड, इसलिए यहाँ पे लिखा ओस्टियोमाइलाइटिस। तो ये जो इन्फेक्शन और इंफ्लेमेटरी कंडीशन होती है अबाउट द बोन, एंड ये इन्फेक्शन और इंफ्लेमेटरी कंडीशन होती है आपके जॉइंट, दोनों को अलग से सेपरेट याद रखना है, कंफ्यूज होना नहीं है। अच्छा, जॉइंट तो बोन ही बनाती है, तो फिर कैसे हम इनको स्ट्रक्चर के थ्रू अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं? तो जैसे ये आपकी बोन होगी, तो इस कैप्सूल के अंदर पर्टिकुलर है ना, इस रीजन के अंदर का इंफ्लेमेशन हो रहा है, पर्टिकुलर इस रीजन में कहीं भी इंफ्लेमेशन हो रहा है, मेनली आपका यहाँ पे होता है, बाकी साइनोवियल कैविटी में कहीं पर भी इंफ्लेमेशन हो रहा है तो वह तो आपका है आर्थराइटिस। और यहाँ पे सराउंडिंग स्ट्रक्चर में कहीं पे बोन के अंदर, जैसे ये बोन है और इसके अंदर यहाँ पे आ गया है ना, तो वह कौन सा हो जाएगा? ओस्टियोमाइलाइटिस। बस ये डिफरेंशिएशन आपको याद रखना। सिंपल सी डेफिनेशन है इंफ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट, डीजनरेटिव डिजीज होती है, जो इंफ्लेमेटरी डिजीज होती है वो जॉइंट की डीजनरेटिव डिजीज होती है। उसके अंदर भी हम बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस आपकी डीजनरेटिव होती है, बाकी ये जो यूजुअली हमकी सेप्टिक आर्थराइटिस होती है, जो रेयरली होती है। कोई प्रोसीजर के टाइम जब आपको आर्थराइटिस होता है ना, तो इनफेक्शियस आर्थराइटिस बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेप्टिक आर्थराइटिस। तो वह आपका शुरुआती स्टेज में जो होता है बहुत कम होता है, तो उसको हम डीजनरेटिव नहीं बोलेंगे, लेकिन एक ओवरऑल व्यू आपको, क्योंकि कॉमन टाइप ऑफ द आर्थराइटिस इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि एज के साथ साथ देखने को मिलता है, इसलिए इसको डीजनरेटिव बोला। इसको हमने क्या बोला है? डीजनरेटिव एंड प्रोग्रेसिव डिजीज होती है आपकी आर्थराइटिस, ये वर्ड है, उसका मींस आपको कवर करके रखना है। कैरेक्टराइज्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है आपका बोन के एपिफिस वाले रीजन पे, आर्टिकुलर सरफेस की तरफ, तो उसके अंदर ब्रेकडाउन होना हमारा क्या कहलाता है? आर्थराइटिस। और जो भी आपकी साइनोवियल जो कैप्सूल है या साइनोवियल जो कैविटी, उसकी जो भी स्ट्रक्चर रहती है, उस स्ट्रक्चर में किसी भी पार्ट में इंफ्लेमेशन होना इज नोन एज आर्थराइटिस। ये आपको याद रखना, मेनली बोन इन्वॉल्व होती है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये कौन सा जॉइंट बनेगा आपका? कौन सा जॉइंट है ये? इंटर पेलेंजियल जॉइंट, और इंटर पेलेंजियल जॉइंट के अंदर आप इंफ्लेमेशन दिखा रहा है, दैट इज आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिक जॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, और यही इमेज क्यों ली है? क्योंकि हम देखते हैं ओल्ड एज के अंदर मोस्ट कॉमनली जो आपके इंटर पेलेंजियल जॉइंट्स होते हैं वहीं पे इंफ्लेमेशन देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन बोन भी यही पूछी जाती है, इसलिए हम जो आपकी अबनॉर्मलिटी देखते हैं, हेपेडेंट नोड्स है ना, बुच्चान नोड्स, तो वो आपके फिंगर के अंदर देखने को मिलते हैं। उसका रीजन भी ये होता है कि यहीं पर कॉमनली ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलता है। तो ये जस्ट डेफिनेशन होगी। अच्छा, लास्ट क्लास के आप नोट्स मिल गए थे सभी बच्चों को? स्टिल नहीं मिले आपको? अच्छा, एक बच्चे को नहीं मिलेगा। आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो 4 ग्रुप यहाँ पे डिवाइड कर रखे हैं। मैंने सेम डे यहाँ से आपकी क्लास ली थी, उसी दिन नीचे जाके वो डाटा टेक्निकल लिस्ट आपको भेज दिया था, और उनसे मैंने 2 बार उसी टाइम श्योर किया, बोला सर मैं सेंड कर दूंगा, सेंड कर दूंगा। और क्योंकि आप लोगों के ग्रुप की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, है ना, आपकी जो डिटेल्स है, इन्फॉर्मेशन है वो उनके पास है, क्योंकि वो हैंडल कर रहे हैं। तो 4 बैच के लगभग यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, है ना। तो उन ग्रुप में अपडेट करने के लिए एजीटी जो यहाँ पे आपको सामने नोट्स दिख रहे हैं, सेम डे मैंने आपको उनको भेज दिया था। अगर नहीं मिले तो ठीक है, मैं और उनसे बात करता हूँ क्यों नहीं दिए उन लोगों ने ना, या दिए हैं तो हो सकता है कि पहुंचे नहीं, मतलब एक भी बच्चे के पास नहीं आए, यानी किसी भी ग्रुप में नहीं आए वो ना। चलिए, आपके दुख के लिए हमें खेद है। नोट्स आपको बैड हो जाएंगे, वैसे ऑलमोस्ट आप लिख चुके हैं। वॉल्यूम कम करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कौन कौन से आपके आर्थराइटिस होते हैं बेसिकली, है ना, आर्थराइटिस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो साथ साथ में थोड़ा स्पीड से लिख सकते हैं, तो आप लिख भी लीजिए बच्चों ने, नोट्स आपको दे देंगे, एमसीक्यू में खुद अपने लेवल पे आप लोगों को दे दूंगा, है ना। एमसीक्यू भी आप लोगों को अपने लेवल पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मैं खुद आपके लिए कम से कम 200 के आसपास एमसीक्यू बना के प्रिपेयर करके वो आपको दे देंगे, ग्रुप के अंदर पीपीटी भेज देंगे। बस पढ़ने में कमी नहीं रखना है, स्केलेटल सिस्टम से कुछ क्वेश्चन आता है तो वो कमी नहीं होनी चाहिए। कितने टाइप के आर्थराइटिस होते हैं कॉमनली जो नोट किए जाते हैं? तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, ये आपके एग्जाम का सीधा क्वेश्चन है। गुटी आर्थराइटिस है, देन रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सेप्टिक आर्थराइटिस है, और रिएक्टिव आर्थराइटिस। टोटल 5 टाइप का आर्थराइटिस है। इनमें से जो हम कॉमनली डिस्कस करते हैं, है ना, जो 3 होते हैं वो खास इंपॉर्टेंट रहता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गुटी आर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। समटाइम ये भी देखने को मिलता है सेप्टिक आर्थराइटिस इज आल्सो नोन एज इन्फेक्शियस आर्थराइटिस। इनमें से जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द आर्थराइटिस, कौन सा मोस्ट कॉमन टाइप है ना, दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसी को सेनाइल आर्थराइटिस बोला जाता है। आगे सारे नोट्स अवेलेबल है,
Osteoarthritis most common type of the arthritis, age related arthritis also known as senile arthritis, है ना. senile वर्ड किसके लिए आता है? ओल्ड एज के लिए. और ओल्ड एज में जो arthritis होता है that arthritis is known as the osteoarthritis. सबसे खतरनाक दर्द वाला और we can say dangerous type of the arthritis, that is a rheumatoid arthritis. That is a rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis is the most painful और dangerous type of the arthritis. बाकी गोटी arthritis जो आपके यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनने की वजह से, है ना, यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनने की वजह से आपके जॉइंट के अंदर किसी टाइप का इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन होना क्या कहलाता है? गोटी arthritis. देन सेप्टिक arthritis, इसी के ब्रैकेट में हम मेंशन कर सकते हैं infectious arthritis. Infectious है ना, infectious arthritis इसी को आप बोलते हैं. reactive arthritis also we can say infectious arthritis, लेकिन दोनों के वे ऑफ द पैथोफिजियोलॉजी डिफरेंट है. जो रिएक्टिव आर्थराइटिस है डायरेक्टली आपने आर्थ्रोसेंटेसिस के प्रोसीजर की और उस टाइम कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर चला गया डायरेक्टली फर्स्ट एक्सपोजर में, तो वो आपका बनता है इन्फेक्शियस आर्थराइटिस. आपकी बॉडी में समवेयर एल्स इन्फेक्शन प्रेजेंट है ना, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, जैसे कि गैस्ट्राइटिस है, और वहां से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रेवल करता हुआ वाया द ब्लड, क्योंकि मोस्टली जो चैनल होता है वो ब्लड ही रहता है आपकी बॉडी के अंदर. और सेकंड चैनल कौन सा होता है? जो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन को ट्रेवल करता है, आपकी जो कैंसर को एक जगह से दूसरी जगह हम बोलते हैं कि मेटा. हाँ, तो दो चैनल होता है. पहला जो रहता है मेजर दैट इज द ब्लड, और सेकंड इज द लिम्फेटिक सिस्टम, वो भी तो लिम्फ ही है, फ्लूइड ही है, ब्लड का ही पोर्शन होता है. तो वो ट्रेवल करता है, तो उसके थ्रू कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह जाता है. और यहाँ पे क्या है कि जैसे प्राइमरी साइट है स्टोमक है, यहाँ से ट्रेवल करता हुआ वो आपके जॉइंट के पास पहुंच गया, यहाँ से ट्रेवल करता हुआ जॉइंट के पास पहुंच गया और वहां जाके उसने इन्फेक्शियस कंडीशन कॉज कर दिया. उस टाइम उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज रिएक्टिव आर्थराइटिस. दैट इज रिएक्टिव आर्थराइटिस. वहां भी इन्फेक्शियस सिम्टम्स ही आते हैं, लेकिन वे ऑफ द पैथोफिजियोलॉजी है वो थोड़ी अलग है, इसलिए सेप्टिक और रिएक्टिव को अलग-अलग याद रखना. बाकी गोटी आर्थराइटिस है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, यहीं से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. वन बाय वन इन सबको हम डिस्कस करते हैं. हो गया, ये चीजें तो मेंशन कर ले, है ना, इन सब चीजों को तो फटाक से मेंशन करें और आपने तो लिख भी लिया. रिवाइज कर ले दिमाग के अंदर कि ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस है ना, मोस्ट कॉमन है, मोस्ट डेंजरस और पेनफुल जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गोटी आर्थराइटिस है, देन सेप्टिक आर्थराइटिस और रिएक्टिव आर्थराइटिस. कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस जो नोट किया जाता है वो यही है. आगे बढ़े. ये आपके सामने जो बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस, गोटी आर्थराइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इनको हम कॉमनली डिस्कस करते हैं. एक और आपके लिए है दैट इज रिएक्टिव आर्थराइटिस, मोस्टली कॉमन टाइप ऑफ द आर्थराइटिस. अबाउट द ऑस्टियोआर्थराइटिस जो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस. और ऑस्टियोआर्थराइटिस को क्या बोलते हैं? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द आर्थराइटिस, एज रिलेटेड आर्थराइटिस, और इसी को हम क्या बोलते हैं? सेनाइल आर्थराइटिस. ये भी सीधा आपको याद रखना है. और डिस्टल इंटरफेरेंजियल एंड प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट ऑफ द फिंगर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड, है ना, ये यहाँ पे खास बन जाता है. हालांकि लार्ज जॉइंट भी अफेक्ट होते हैं, अभी हम देखेंगे. जो लार्ज जॉइंट है आपका हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है. बड़े जॉइंट में कौन कॉमन है, छोटे जॉइंट में कौन कॉमन है, वहां से क्वेश्चन बन जाता है. तो छोटे जॉइंट के अंदर कौन कॉमन होता है या सभी जॉइंट में से कौन कॉमन होता है, तो आपको पहले तो ये याद रखना दैट इज इंटरफेरेंजियल जॉइंट. अब क्योंकि इंटरफेरेंजियल के बीच में एक भी बात करें तो दो ही होता है, एक आपका डिस्टल रहेगा, दूसरा आपका प्रोक्सिमल रहेगा, तो वो आपका इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, इधर डिस्टली और प्रोक्सिमली. तो वही आपका मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द वी कैन से जॉइंट होता है जो इन्वॉल्व होता है इन केस ऑफ द ऑस्टियोआर्थराइटिस. और आपने देखा होगा कि ओल्ड एज है, 60 प्लस की एज वाले होते हैं, उनके यहाँ की जो स्ट्रक्चर होती है मॉडिफाई होती है, यहाँ की जो बोन होती है वो स्वेलिंग हो जाती है, ऑस्टियोफाइट, यानी एक्स्ट्रा सेल डिपॉजिट होने लग जाती है, उसको नेम दे दिया जाता है ऑस्टियोफाइट, है ना. तो वह आपके इसके अंदर देखने को मिलती है, ये भी आपको याद रखना है. और एज के साथ साथ में जो सेलुलर चेंजेस होते हैं ऑस्टियोफाइट्स का डिपोजिशन होने लग जाता है बोन के वी कैन से एंड वाले पोर्शन पे, है ना, एंड वाले पोर्शन. जैसे ये बोन है तो इसका एंड वाला ये डिस्टल वाला, ये वाला प्रोक्सिमल वाला, तो वहां पे तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोफाइट्स. जैसे ये नॉर्मली एक बोन है आपकी और इस बोन के अंदर एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर डिपोजिशन हो गया, ये एक्स्ट्रा नॉर्मल एनाटॉमी तो आपकी यहाँ तक ही है, ये एक्स्ट्रा जो डिपोजिशन हुआ है वो आपका ऑस्टियोफाइट होता है. कैल्शियम मिनरलाइज्ड सब्सटेंस भी होते हैं, लेकिन इसके अलावा अदर सब्सटेंस भी वहाँ पे फाइब्रोटिक टिश्यूज वगैरह का भी अकोमोडेशन हो जाता है. दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द ऑस्टियोफाइट, ये भी आपको याद रखना. तो मेनली जो इन्वॉल्व होते हैं वो आपके रहते हैं दैट इज इंटरप्लेजेंट जॉइंट. लेकिन इसके अलावा जो लार्ज जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, हिप जॉइंट और नी जॉइंट जो होते हैं कॉमनली इन केस ऑफ द लार्ज जॉइंट, कि लार्ज जॉइंट में कौन से इफेक्टिव होते हैं वह आपको याद रखना है. लार्ज जॉइंट में कौन से इफेक्ट होते हैं वह आपको याद रखना. हाँ जी, ऑनलाइन वाले सभी बच्चों को गुड इवनिंग. प्रतिमा, राजकुमार, इंदू, रितिका, शोभा, हाँ, काजल और रजनी नहीं आई है अभी, जिसका आपको इंतजार था. चलिए, तो कॉमनली लार्ज जॉइंट आपके लिखने की बात है बस यही है, लिखे ठीक है ना. और भरोसा रखे बच्चों, चीजें हैं वो आपको मिलेगी. आपको लग रहा है कि सर ऐसे बोल देते हैं लेकिन अपनी पीपीटीज वगैरह देते नहीं है. मैं बिल्कुल इस तरीके की चीजें नहीं होती है ना. मेरे तो आपको पहले मैंने बता दिया, मेरे तो खुद के नोट्स अपने पास नहीं है बिल्कुल भी. अभी जो आप लोगों के लिए तो वापस हमने परचेस किया है, अरेंज करके चीजें बना रखी है, ये हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं. सच बता रहे, चीजें आपको दे दी जाएगी. यहाँ से क्यों नहीं गई है? अगर आप में से कोई बच्चे ने अगर मेरे को पहले भी इन्फॉर्म किया होता तो अभी हम पता करके आपको डाटा मिल जाता, है ना. ऐसा तो नहीं है कि आप में से किसी बच्चे के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, किसी न किसी पास तो है ना भाई. तो वो बता सकता है कि सर हमें नोट्स नहीं मिले हैं. एक दो बच्चों को मैंने पर्सनली भी भेजे हैं जो ऑनलाइन वाला स्टूडेंट है, दो तीन, है ना. तो उस तरीके से आप बोल सकते हैं. नोट्स जो आपके लिए ही है ना, और आप उनको पढ़ के कुछ बढ़िया सीखते हैं या आप एक स्टेप आगे जाते हैं अपने फ्यूचर के लिए, तो ये हमारे लिए तो लकी बात है. तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि सर अपने डाटा रिवील नहीं करना चाह रहे हैं या नोट्स देना नहीं चाह रहे हैं. अभी आपके सामने टेक्निकल स्टाफ को बुला के बता दिया जाएगा कि नोट्स सेम डे प्रोवाइड कर दिए गए. एक्चुअली वो पीपीटी जो बनी हुई थी वो 3 क्लासों की एक साथ थी जो हमने ली थी, इसलिए मैंने पहले शेयर नहीं किया, क्योंकि मैं पहले शेयर कर देता जैसे आज के नोट्स है उस पीपीटी में शेयर कर देता तो आधी काउंटिंग मिलती है. यहाँ पे किसी नोट्स तो मिल गया, आपका क्यों आना है, ऐसा होता है. या फिर आप फोकस नहीं कर पाते. तो नोट्स आपके पहले वाले सारे रेडी है, ये भी रेडी है, एज इट इज मैं आप लोगों को दे दूंगा ना. एक एक बच्चे को भेज देंगे वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे. भरोसा रखना है कि सर ऐसा नहीं है कि प्रोवाइड नहीं करे, लिखने में लगे हैं, थोड़ा सा इधर भी कंसंट्रेट रखो. बाकी रिवीजन के लिए जो है वो मेन चीजें हैं वो तो आपको एड ऑन करते रहना है ना. जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्ट कॉमन है, सेनाइल है, डिस्टल इंटरपेरेंजियल जॉइंट हो गया आपके, और फिर आपके हिप और नी जॉइंट दैट इज द लार्ज जॉइंट जो कि मोस्ट कॉमनली आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस में अफेक्ट होते हैं, वो आप लोगों को नोट करते रहना. बाकी ज्यादा डिटेल्स इन सब चीजों को नहीं लिखना है. टाइप में क्या रहेगा? टाइप में देखिए मोस्ट कॉमन जो प्रेजेंट होता है ओल्ड एज के अंदर वो ये रहता है, लेकिन ओल्ड एज एक फैक्टर, उसके अलावा कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है कि आपका ओल्ड एज में ही कॉमन होता है, उसके अलावा ओल्ड एज के अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स है, तो वो यहाँ पे क्या बन जाएगा? दैट इज सेकेंडरी टाइप ऑफ द आर्थराइटिस. तो प्राइमरी टाइप क्या है? जैसे कि आप कोई भी डिजीज कंडीशन पढ़ते हैं प्राइमरी सेकेंडरी. तो प्राइमरी मींस क्या है कि वो खुद एक्जेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है ना. प्राइमरी साइट या प्राइमरी ओरिजिन उसकी वही है, उसके अलावा कुछ और फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज सेकेंडरी.
है ना। जैसे आप अभी सभी ऑफलाइन वाले बच्चे हैं तो आप सभी अभी प्रायोरिटी बेसिस पे, तो आप एक प्रकार से प्राइमरी थिंग्स हो गए। सेकेंडरी के कोई बाद में इन्वॉल्व होता है, या जो पहले वाले थे या दूर दरार के वाले हैं, तो उस तरीके से वो सेकेंडरी डाटा हो गए, है ना। लेकिन प्राइमरी तो आप लोग हैं। सिमिलरली ये हमारा आर्थराइटिस बनता है। प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस मींस क्या है, जो एज के साथ में रिलेटेड होता है, एज की वजह से आपकी बोन के अंदर प्रॉब्लम होती है, दैट इज योर प्राइमरी आर्थराइटिस। लेकिन सेकेंडरी आर्थराइटिस की एज भी ज्यादा नहीं है, ओबेसिटी है या कोई और डिजीज कंडीशन है, उनके इन्वॉल्व होने की वजह से जो आर्थराइटिस हो रहा है, और अगर वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो दैट इज सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। समझ गए चीजों को, तो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। जैसे कि डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर रखा है एजिंग आर्थराइटिस, जो प्राइमरी फैक्टर होता है वो यहाँ पे एज ही है। विद द एज वाटर कंटेंट ऑफ द कार्टिलेज डिक्रीज एंड कार्टिलेज डीजनरेट। एज के साथ साथ में कैसे होता है, तो वो पैथोफिजियोलॉजी की एक वर्डिंग मेंशन कर रखी है कि एज के साथ साथ में कंटेंट जो होते हैं, वाटर कंटेंट होते हैं आपके साइनोवियल जॉइंट के, वो धीरे कम होने लग जाता है। कार्टिलेज है वो धीरे डीजनरेट होने लग जाता है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में वो कन्वर्ट हो जाता है। वही सेकेंडरी की बात करें, इट इज कॉल्ड बाय अनदर डिजीज, कोई भी अदर डिजीज कंडीशन की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है। जैसे आपका ओबेसिटी है, आपका रिपीटेड ट्रॉमा है, बार-बार ट्रॉमा हो रहा है, या सर्जरी हुई है ना, किसी भी टाइप की सर्जरी हुई है, आपका जॉइंट जिसमें इन्वॉल्व हुआ हो और उस जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट की वजह से वहां पे इंफेक्शन हुआ, तो दैट इज द सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो क्या हम जैसे आपका रिएक्टिव आर्थराइटिस है उसको हम सेकेंडरी आर्थराइटिस बोल सकते हैं। रिएक्टिव हमने बोला है वो किस तरीके से हुआ है, लेकिन एक्जैक्टली सेकेंडरी आर्थराइटिस हम बोल सकते हैं क्योंकि प्राइमरी आपका एक ही है, और दैट इज द ऑस्टियोआर्थराइटिस। क्योंकि सबसे ज्यादा सबसे कॉमनली वही होता है ना, वही होता है सबसे कॉमनली, और ओल्ड एज में तो लगभग ऑलमोस्ट सभी को होता है, ऑलमोस्ट हर पर्सन को देखने को मिलता है। दैट इज अ प्राइमरी जो कॉमनली आता है। सेकेंडरी जो आपके जैसे रोमेटोइड आर्थराइटिस है, तो वो भी सेकेंडरी के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। समझ पाए मैं किस तरीके से बातें बता रहा हूं आप लोगों के सामने। तो प्राइमरी जो है दैट इज मोस्ट कॉमन। अब इसमें भी आपके सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें, है ना, जहां पे रोमेटोइड फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, सेप्टिक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, गोटी फैक्टर भी इन्वॉल्व नहीं है, उसके बावजूद भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, दैट इज सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। जैसे कोई डिजीज कंडीशन होगी, ओबेसिटी होगी, रिपीटेड ट्रॉमा है, जॉइंट है, अबनॉर्मल जॉइंट्स और क्या है, तो उन सब की वजह से आपका आर्थराइटिस हो रहा है, दैट इज सेकेंडरी टाइप ऑफ द आर्थराइटिस। कुछ भी डाउट कंफ्यूजन नहीं रखना है, सीधे फंडा क्लियर रखना, प्राइमरी और सेकेंडरी। आगे बढ़ रहे हैं, बस इसमें ये वर्ड लिखे, उसमें अदर डिजीज लिखे। प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में लिखना है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस बार-बार नहीं लिखना। जब आपने एक बार लिख लिया तो उसको ये लिखे बस ऑस्टियोआर्थराइटिस, बार-बार आपको फ्रीक्वेंटली पूरी स्पेलिंग नहीं लिखना है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एजिंग रिलेटेड और सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस अनदर डिजीज रिलेटेड बन जाता है, ये आपको याद रखना बस। नेक्स्ट है दैट इज रिस्क फैक्टर्स। क्यों होता है, तो यहाँ पे कोर्स क्या बनेगा, नहीं बच्चों ऐसे जिद नहीं करे, जो दो चीजें वो लिखना, प्राइमरी के अंदर एज लिख ले, सेकेंडरी के अंदर अदर डिजीज लिखे। प्राइमरी में क्या लिखेंगे मैं खुद बता देता हूँ, प्राइमरी लिखे उसमें लिख ले एज, प्राइमरी ओए ऐसे लिखे, प्राइमरी ओए उसमें लिख ले एज, और सेकेंडरी ओए उसमें लिख ले आप लोग अदर डिजीज। बाकी सारे नोट्स में आपको दे दूंगा। रिस्क फैक्टर है एज, मोस्ट कॉमनली रहेगा, है ना। जो रिस्क फैक्टर है कि क्यों होता है, इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है एग्जैक्टली, तो आपका क्या बनेगा यहाँ पे एज बनेगा। देन ट्रॉमा दैट इज द फ्रैक्चर, ट्रॉमा बनेगा आपका, फ्रैक्चर बनेगा, और आपका मैकेनिकल स्ट्रेस, स्पोर्ट्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशन, ये जितने भी टाइप ऑफ अदर कॉजेज है मेनली जो आपका रहेगा दैट इज द एज। ऑस्टियोआर्थराइटिस का यही है, क्योंकि रोमेटोइड आर्थराइटिस हम आगे देखेंगे तो वो ऑटोइम्यून फैक्टर बनेगा। गोटी आर्थराइटिस हम देखेंगे तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपॉजिट होने की वजह से होता है, तो वहाँ पे यूरिक एसिड का एक्युमुलेशन कॉज बनेगा। आपके सेप्टिक आर्थराइटिस में इन्फेक्शन कॉज बनेगा, रिएक्टिव आर्थराइटिस में भी इन्फेक्शन कॉज बनेगा, लेकिन प्राइमरी साइड उसकी अलग रहेगी। तो कॉज बस यहाँ पे एक ही है, दैट इज द एज। बाकी अदर थिंग्स है जो आपके ट्रॉमा की वजह से हो रहा है, मैकेनिकल स्ट्रेस तनाव की वजह से हो रहा है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए, आपके ऑक्यूपेशन से ड्रग इंड्यूस थिंग्स हो गए, उनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपके आर्थराइटिस बन सकता है, दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। ज्यादा लिखने के लिए मैं नहीं दूंगा, ओनली एज फैक्टर मेंशन करें बस, कॉमन इन द ओल्ड एज, है ना, दैट इज कॉज, रिस्क फैक्टर और इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट है क्लिनिकल पिक्चर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, दो अबनॉर्मलिटी है ना, दो अबनॉर्मलिटी है, उससे पहले दो अबनॉर्मलिटी है उससे पहले कॉमन सिम्टम्स क्या रहेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैं 2 मिनट 1-2 मिनट आपको दे दूंगा, पहले इधर देख लो। आपको टाइम दिया जाता है, आपकी हैबिट क्या है कि आप सब कुछ लिखने लग जाते हो, और हम नहीं चाहते कि आप एज इट इज कॉपी पेस्ट करो, है ना, क्योंकि उसमें टाइम जाएगा बच्चों। बार बार इन चीजों पे ध्यान मतलब नहीं समझाना पड़े, बार बार नहीं बोलना पड़े आप लोगों को। मैं नोट्स दे दूंगा, मतलब दे दूंगा, इस दिए बिना नहीं जाएंगे यहाँ से, है ना। और आपके दावेदारी के साथ चलते हैं कि आपको सिलेक्शन तक पहुंचा के ही रहेंगे, तो वो दावेदारी है। आपको किस तरीके से वो चीजें साथ साथ में निभानी है, आपको उन पर थोड़ा फोकस करना है। बाकी नोट ओनली की जैसे ऐसा भी नहीं है, यहाँ पे ऐसा माहौल नहीं है कि जैसे मैं ओनली स्क्लेरल सिस्टम पढ़ा रहा हूँ या ओनली रिसर्च मैनेजमेंट ही ले रहे हैं तो उन्हीं के नोट्स लेंगे। आपको जरूरत है तो वो डाटा भी हम अपने लेवल पे हेल्प कर सकते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू रूल्स और रेगुलेशन, उनको ध्यान रखते हुए हम और भी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार। जैसे अभी रिसेंटली कुछ बच्चों ने नोट्स लिए, 2-3 बच्चे यहाँ से गए तो पूरे नोट्स लेके उनको दिए है, क्या प्रॉब्लम। ऑनलाइन वाले जो बच्चे थे उन्होंने मांगे तो नॉट ओनली दिस स्क्लेरल सिस्टम, जैसे मॉर्निंग की क्लासेस चलती थी तो वहाँ पे उनको बेसिक क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो वो भी प्रोवाइड किए हैं। तो हम तो ओपन माइंडेड बच्चों, जरूरत होती है तो देते हैं जो अपने पास डाटा होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अपने कंटेंट को अपने सब्सटेंस को रिवर्ट, लेकिन एक संस्था है तो उसके रूल्स और रेगुलेशन जो टर्म एंड कंडीशंस होती है उनको भी थोड़ा हमें माइंड में रखना होता है। तो वहाँ पे थोड़े रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हमें चलना है ना, क्योंकि सब कुछ आप में से 100% दावेदारी के साथ जेएनसी या जेएनसी को देने वाला है, ऐसा कुछ फैक्टर नहीं भी हो सकता है ना बच्चों। बहुत सारी चीजें देखो, आप समझदार हैं सब लोग, चीजों को उस तरीके से समझ सकते हैं। खास खास पॉइंट है उसके लिए मैं आपको टाइम दे दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि क्या इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी खोपड़ियों के अंदर सेट हो जाए। मॉर्निंग स्टिफनेस, पेन इन द जॉइंट, ये जो सिम्टम होता है ये आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ साथ में रोमेटोइड आर्थराइटिस में भी देखने को मिलता है। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे जो मॉर्निंग स्टिफनेस होती है वो रिजोल्व हो जाती है कुछ टाइम के बाद में। मतलब आप सुबह उठते हैं और जैसे चलने की कोशिश करते हैं तो आपको लगता है ये मूवमेंट करवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये तो जो है मेरे आपके इंटरपेलेंजेज में उसको मूवमेंट करवाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे मॉर्निंग स्टिफनेस लगती है, लगभग आधे घंटे तक रहती है ना। लेकिन जैसे आप इन हैंड को रेस्ट देते हैं या कंप्रेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो वो ठीक हो जाती है। जब ठीक हो जाती है तो वह तो आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस है। और ठीक नहीं होती है, ठीक नहीं होती है, मोर देन 30 मिनट तक चलती है, उसमें कुछ एक्टिव इंटरवेंशन की जरूरत है कि आपको कुछ मेडिकेशंस वगैरह वहाँ पे लेने की जरूरत है, और 60 मिनट तक चल रहा है, रेस्ट करने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो रहा है। द टाइप ऑफ द स्टिफनेस सीन इन द रोमेटोइड आर्थराइटिस, इसलिए उसको मोस्ट पेनफुल हमने बोला। ये इसकी तुलना में ज्यादा पेनफुल कौन सा आपका रोमेटोइड आर्थराइटिस, तो उसका रीजन यही है। तो जो फर्स्ट सिम्टम होता है वो पेन रहता है, उसके अंदर मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है, पेन रिलीव बाय द रेस्ट, रेस्ट के थ्रू रिलीव हो जाता है। बाकी अदर जो सिम्टम है ठीक है आपका व्यू है। क्रीपिटेशन, ये खास थिंग्स है। क्रीपिटेशन क्या है, एक टाइप ऑफ द साउंड है, एक टाइप ऑफ साउंड है जब रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज आप करवाते हैं पेशेंट को। पैसिव लिखा हुआ, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव जैसे अभी मैं मूवमेंट कर रहा हूं आप लोगों के सामने, है ना, तो ये एक्टिव है, आपको जबरदस्ती बोला जाए कि खड़े हो,
है ना। आप विलिंगली हो गए तो ठीक है, नहीं तो आपका हाथ पकड़ के आपको उठाया जाए, दैट इज द पैसिव टाइप ऑफ एक्सरसाइज। पेशेंट के साथ आप यही करोगे। जो बेड रिडन पेशेंट होता है ज्यादातर वो पैसिव एक्सरसाइज ही कर पाता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर इतना स्टेमिना और एनर्जी नहीं होती है खुद से चल पाए। तो ज्यादातर पेशेंट को क्या करते हैं, पैसिव एक्सरसाइज देते हैं, वो खुद एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, दूसरा फैक्टर इन्वॉल्व होता है, तब उसको वर्ड हम दे देते हैं, दैट इज द पैसिव। पैसिव रेंज ऑफ मोशन और रेंज ऑफ एक्सरसाइज करवाते हैं, तो उस टाइम साउंड आती है, जो आपके घुटने में जो साउंड आती है मेनली नी जॉइंट के अंदर देखने को मिलती है ना। तो दैट साउंड इज द क्रीपीटस और क्रीपीटेशन, ये भी आपको याद रखना, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखने को मिलती है। देन कॉमन इन द नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी जॉइंट के अंदर कॉमनली साउंड देखने को मिलता है। डिफिकल्टी गेटिंग अप आफ्टर प्रोलॉन्ग सिटिंग, जॉइंट लॉकिंग, जॉइंट लॉकिंग एक सिम्पटम यहाँ पे आता है, जॉइंट लॉकिंग वर्ड है ना, कि लंबे टाइम तो आप बैठ गए, और ये जो आर्थराइटिस है ऑस्टियोआर्थराइटिस है आपके इंटरपैलेंजेस में तो है, उसके अलावा जो बड़े जॉइंट है जैसे आपका नी है, आपका हिप जॉइंट है, अभी हमने देखा जो लार्जेस्ट जॉइंट है जो इफेक्ट होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, उनके अंदर हो जाती है, तो फिर आप अचानक से एक्टिवली खड़े नहीं हो पाते। नी वी कैन से जॉइंट लॉकिंग टाइप वहाँ पे लगता है, कैसे लगता है कि घुटने को किसी ने बांध ही दिया है ना, घुटनों को किसी ने बांध ही दिया, दैट इज ए जॉइंट लॉकिंग, वो यहाँ पे भी देखने को मिलती है। अदर टाइप ऑफ जॉइंट में भी आर्थराइटिस में भी देखने को मिलती है, अदर टाइप ऑफ आर्थराइटिस में भी देखने को मिलती है, लेकिन जॉइंट लॉकिंग कॉमनली आपकी यहाँ पर भी देखने को मिलती है। होती क्या है वो मैंने आपको बता दिया है ना, कि लंबे टाइम तक सिटिंग, जैसे आप 2 घंटे तक यहाँ पे बैठे हैं और जब आपको उठने के लिए बोला जाएगा तो आप भी होती है जॉइंट लॉकिंग, रहती है नहीं होती है ना, नहीं होती है, वो तो हमारे मेरे से पहले चले जाते हो आप लोग दौड़ के, इधर क्लास चल रही है, हाथ दो बच्चों को तो नहीं है कि पहले चले जाए, ऐसा होता है नहीं रहती है। उस टाइम जॉइंट लॉकिंग नहीं होती है, उस टाइम जो आपका स्टोमक है उसके अंदर कुछ और चिलब्लाहट चलती है, तो उसके लिए दौड़ के जाना पड़ता है आप लोगों को। तो ठीक है, जॉइंट लॉकिंग अभी होना ठीक भी नहीं है बच्चों, जॉइंट लॉकिंग नॉट अ गुड थिंग। तो इसमें से बस आपको लिखना क्या, एक ये लिखे है ना, जो दूसरा खास है वो आपका ये वाला, ये इसको डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम द रोमेटोइड आर्थराइटिस। जैसे आप पेप्टिक अल्सर पढ़ते हैं, पेप्टिक अल्सर आपके स्टोमक में है और आपके ड्यूडेनम में, तो आप डायग्नोस कर सकते हैं फूड कंटेंट के थ्रू भी, है ना। अगर स्टोमक में है तो खाना खाने के बाद क्या होगा, सिम्टम रेस्ट हो गए या रिलैक्स होंगे। स्टोमक में है तो स्टोमक के अंदर आपके पेप्टिक अल्सर है, तो खाना खाएंगे तो वो वेस्ट होंगे या रिलीव होंगे, खाना खाने पे रिलीव कैसे होंगे, मतलब खाना खाने पे तो वहाँ पे एसिड का सीक्रेशन बढ़ेगा, और जो पेप्टिक अल्सर है जो आपकी म्यूकोसा के साथ साथ में सब म्यूकोसा भी डैमेज हो जाती है, मस्कुलर लेयर तक चली जाती है, उसे पेप्टिक अल्सर बोल देते हैं, जो कि एक नेक्स्ट फॉर्म होती है आपकी गैस्ट्राइटिस की। क्रोनिक जो गैस्ट्राइटिस होता है अल्टीमेट वो बाद में आपका पेप्टिक अल्सर में बदल जाता है। गैस्ट्राइटिस मतलब ये है कि जब आपका म्यूकोसा तक इन्वॉल्वमेंट है, म्यूकोसा सब म्यूकोसा मस्कुलर लेयर जब इन्वॉल्व हो जाती है, तो वहाँ पे भी आपका अल्सर बनने लगता है, दैट इज नोन पेप्टिक अल्सर। स्टोमक में तो स्टोमक पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनम में तो ड्यूडेनम पेप्टिक अल्सर। खाना खाने पर जो वेस्ट होता है दैट इज द पेप्टिक अल्सर इन द गैस्ट्रिक, और गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर स्टोमक में, और खाना खाने के बाद में जब रिलीफ मिलता है तो वहाँ पे ड्यूडेनम अल्सर है। दोनों में डिफरेंशिएशन याद रखें, सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है ना, सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि रेस्ट करने के बाद में रिलीफ मिल रहा है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रिलीफ नहीं मिल रहा है दैट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। नेक्स्ट और कौन कौन से है, तो मोस्ट कॉमन जो इन्वॉल्व होता है वो आपके ये जॉइंट इन्वॉल्व होता है, और इनके अंदर दो खास सिम्टम्स देखने मिलते हैं। एक जो होता है वो आपका रहता है हेपेटन नोड, दूसरा होता है बुटेनट नोड्स। ये इन दोनों को क्लासिकली आपको याद रखना है, ये दोनों आपके देखे जाते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में, क्योंकि सिमिलर दो टाइप की डिफॉर्मिटीज हम नोट करेंगे इन केस ऑफ द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। वहां पे हम देखेंगे दैट इज स्वान नेक डिफॉर्मिटी, और एक और कौन सी रहती है, हाँ उधर से बोलो, और कौन कौन सी होती है, दो डिफॉर्मिटी होती है जिनको कॉमनली पढ़ते हैं, एक स्वान नेक डिफॉर्मिटी होगी, दूसरी बोटेनेट डिफॉर्मिटी, है ना। बोटेनिया डिफॉर्मिटी दो टाइप की होती है, अभी वो भी मैं इसके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो सिमिलर यहाँ पे दो है, मैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस को इसके साथ साथ में लेके चल रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ पे जो नोट्स बने हुए हैं आप देख रहे हैं कि दो नोट बने हुए यहाँ पे, है ना। बस डिफरेंशिएशन क्या है, अगर ये जो फिंगर है आपकी, जो फिंगर है इसके बीच का जो जॉइंट हम बोल रहे हैं कि यही ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं, यही ज्यादातर आपके इम्प्लांट होते हैं, और इन जॉइंट में आपके जो हाइट पे है, हाइट पे ये हो गए हाइट वाले जॉइंट, इस तरीके से याद रखिए क्योंकि कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए हाइट वर्ड यूज कर रहा हूँ। हाइट वाले में हो रहे हैं दैट इज द हेबर्डन, बेस वाले में हो रहे हैं दैट इज द बुचा नोट्स। इस तरीके से याद रखें इनको कि एच जो है वो आपका कौन सा हो गया, डिस्टल वाला, अरे डिस्टल वाले इंटरपेलेज जॉइंट पे जो हो रहे हैं आपके नोट्स बन रहे हैं दैट इज द हेबर्डन नोट्स, और आपके जो ये सॉरी बुचार्स नोड, बुचार्स तो वो आपके कहां पे है, बेस पे, ये वाला। इस तरीके से याद रखें, तो जो बेस पे हो रहा है ये याद रखने का तरीका है, बेस और हाइट। बाकी बेसिकली है क्या कि प्रोक्सिमल इंटरपेलेज जॉइंट में, ये प्रोक्सिमल है क्योंकि ये दूर की तरफ होगी, तो प्रोक्सिमल इंटरपेलेज जॉइंट में इनके अंदर प्रोक्सिमल में हो रहे हैं दैट इज द बुचार नोट्स, और डिस्टल में हो रहे हैं दैट इज द हेबर्डन नोट्स। तो याद रखने का कि कंफ्यूजन नहीं हो कि आप बुचार को हेबर्डन को उल्टा सीधा कर दो, इसलिए जस्ट ये हाइट और बेस याद रखना। बाकी डेफिनेशन आप लोगों के सामने क्लियर लिखी हुई है, हेबर्डन नोट्स बोनी और कार्टिलेज आउटग्रोथ इन द डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ द टर्मिनल। अब ये बोनी और कार्टिलेज आउटग्रोथ है, ये क्या है, ये ओस्टियोफाइट ही है ना। ये जो यहाँ से लिखी है डेफिनेशन लिखी हुई है, बोनी कार्टिलेज आउटग्रोथ इन द डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ द टर्मिनल इंटरपेलेज जॉइंट, तो वो क्या ओस्टियोफाइट ही है कि ओस्टियोफाइट की जब ग्रोथ हो रही है आपके कहाँ पे, डिस्टल, डिस्टल वाले रीजन पे हो रही है दैट इज द हेपेटाइन नोड्स, और प्रोक्सिमल वाले रीजन पे हो रही है दैट इज द बुचानेट्स नोड। दैट इज सिंपल सा कांसेप्ट, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन एग्जाम में यही होता है कि यार बुचानेट नोड्स और जो आपके हेपेटाइन नोड्स है उनकी लोकेशन कहाँ पे होती है ना, वह आपको अलग अलग तरीके से याद रखना। सिमिलर आप एंडोकार्डाइटिस में से नोट देखते हैं, ओस्लर नोड, हाँ, और जानवे लेसन रहते हैं, ओस्लर नोड होते हैं, तो वो अलग याद रखें, इनको अलग याद रखना। और ऐसे कुछ कंफ्यूज करने वाली चीजें होती है जब आप नोट्स बनाते हैं तो अलग से इन डाटा को लिख ले, जैसे कि मोस्ट कॉमनली पूछे जाने वाले टेस्ट है, तो उनको एक जो आपकी नोटबुक है इस नोटबुक का एक पोर्शन ऐसा बना ले कि उसमें से 4-5 पेपर में ओनली आप यही सब कुछ लिखे। जैसे एक में आपने अलग से अपनॉर्मल साइन साइन के बारे में लिखे, बहुत सारे अलग अलग साइन, फिर आपने एक सेक्शन बनाया आपकी नोटबुक का, और उसके 5 पेपर के अंदर आपने ओनली ट्राइड के बारे में लिखा, जितना भी ट्राइड आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं आपको मिला पढ़ते टाइम तुरंत उस नोटबुक को पास में रखा, उसमें नोट कर लिया, है ना, फिर लिखा, फिर नोट कर लिया, फिर आगे बढ़ गए। सेम उसी के अंदर और आप बना सकते हैं एक सेगमेंट नॉर्मल वैल्यूज का, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, तो वो एक सेगमेंट आपका अलग से बन जाएगा, बार बार सबको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। सिमिलर जैसे ये नोट्स आया तो ऐसे और कई नोट दिखते हैं तो नोट को एक साथ नोट कर ले, है ना। आपकी नोटबुक के एक सेगमेंट के अंदर उनको नोट कर ले कि सिंड्रोम आ रहे हैं बार बार, बहुत सारे सिंड्रोम है सर,
कंफ्यूजन काफी देखने मिलता है, तो उन सिंड्रोम के पर्टिकुलर सेपरेट नोट्स बना ले, सिंड्रोम लिखे 4-5 लाइन जितना आपको याद रखना है या समझ सकते हो उतनी लाइन लिख ले, फिर नेक्स्ट सिंड्रोम ऐसे करके कम से कम 50 के आसपास सिंड्रोम आपके कॉमनली देखे जाते हैं, 50 से ज्यादा ही है, लेकिन आपके एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं उनके अलग से नोट्स बना ले आप लोग, और एग्जाम के टाइम उनको रिवाइज कर ले। गारंटी है कि ऐसे अगर आपके पास कोई बुक तैयार होती है, नोटबुक तैयार होती है, तो उसमें से कम आपको 10-15 क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही है, अलग से आपको ऐसी नोटबुक बनाते हैं। तो ये भी एक स्मार्ट वे ऑफ स्टडी है कि आप सेपरेटली चीजों को अलग करते रहे, है ना, यूनिक चीजें हैं वो अलग लिख ले, सिमिलर चीजें हैं उनको साथ लिख ले, ताकि चीजें बिल्कुल आपकी कवर है। बहुत सारे टेस्ट से तो बार-बार क्वेश्चंस आते हैं, तो इतने सारे टेस्ट है, छोटे-छोटे टेस्ट है, बड़े टेस्ट जो होते हैं वो तो याद रह जाते हैं, छोटे-छोटे टेस्ट ये टेस्ट किसमें किया जाता है, ये टेस्ट किसमें किया जाता है, ये टेस्ट किसमें किया जाता है, तो बस टेस्ट उसका पर्पस, टेस्ट उसका पर्पस, इतना लिख ले, कम से कम 100 टेस्ट की अलग से आपके पास नोट्स बन जाएगी, है ना। और एट द टाइम ऑफ द एग्जाम आप उनको फटाक से, जिसको आप रिवाइज नहीं कर सकते 5 दिन में, उसको आप 1 घंटे के अंदर रिवाइज कर लेंगे, क्यों सारे टेस्ट को आप रिवाइज कर लो, सारे साइन को आप रिवाइज कर लो, है ना। ये एक एग्जांपल मात्र है, आप बहुत सारी चीजों के ऐसे नोट्स बना सकते हैं। ये आप बहुत सारी चीजों के अलग से नोट्स बनाता है ताकि कुछ भी कंफ्यूजन नहीं हो और रिवीजन भी बेटर हो, दोनों बेनिफिट मिलेंगे। रिवीजन तो शानदार होगा ही होगा, दूसरा कंफ्यूजन जो आपके माइंड में रहता है वो बिल्कुल नहीं होगा। तो कोशिश करें बढ़िया तरीके से हम इन चीजों को सोल्व करें ताकि एक स्मार्ट स्टडी हो जाए, ज्यादा टाइम आपका खराब नहीं हो। तो अभी मेरे सामने क्या है, दैट इज हैबिट एंड नोट्स एंड सेकंड वन इज द बुक चार्ट से नोट्स, डायग्राम भी आपको ड्रॉ कर लेना है ताकि चीजें क्लियर हो जाए आप लोगों की। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन आप करेंगे, और फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे, अभी जो हमने देखा वही दिखेगा। हिस्ट्री कलेक्शन में आपको पता चलेगा कि जब हिस्ट्री ले रहे तो सबसे पहले पूछा कि आपका नेम क्या है, आपकी उम्र क्या है, तो उम्र से आपको पहला एग्जामिनेशन पता चल जाएगा कि ये तो उम्र बता रहा है 72 ईयर, और 72 ईयर एज अगर ये बता रहे हैं इसमें ओल्ड एज है, और ओल्ड एज है तो यहाँ पे इनको ऑस्टियोफाइट की ग्रोथ हो रही है, दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, है ना। तो उस तरीके से आप हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। फिजिकल एग्जाम अपीयरेंस में आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा, इंटरपैलेंजियल जॉइंट जो है उसके अंदर कॉमनली अब्नॉर्मलिटी आपको दिखेगी, और हिस्ट्री कलेक्शन में बताएगा कि मैं सुबह उठता हूं तो मेरे को इस टाइप से स्टिफनेस देखने मिलती है, या मैं बैठ जाता हूं तो उठ नहीं पाता हूं, उठने में काफी डिफिकल्टी होती है, ये सारी हिस्ट्री कलेक्शन की बातें आपके सामने निकल के आ जाती है। देन नेक्स्ट आपके सामने एक्सरे रहेंगे, जॉइंट स्पेस और ऑस्टियोफाइट, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, है ना। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस के अंदर जो जॉइंट स्पेस होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में जो जॉइंट, और जॉइंट कौन सा है, साइनोवियल जॉइंट कॉमनली, है ना, कॉमनली साइनोवियल जॉइंट के अंदर ही आर्थराइटिस देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे स्पेस रहता है ना। और यहाँ पे जैसे ये स्पेस है, यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज है, यहाँ पे ये वाला, ये नॉर्मल एनाटॉमी होगी, लेकिन यहाँ पे ऑस्टियोपाइट की ग्रोथ होगी, तो ऑस्टियोपाइट की ग्रोथ की वजह से यहाँ पे साइड में तो दिखाई है, और यहाँ पे इसका डीजेनरेटिव चेंजेस होकर यहाँ पर भी जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है उसकी जगह ऑस्टियोपाइट ने ग्रोथ कर ली इस तरीके से, तो आप देखोगे कि इसके बीच में जो स्पेस है वो यहाँ पे कम हो जाता है। तो डायरेक्टली आपको याद रखना है कि इन केस ऑफ द ऑस्टियोआर्थराइटिस जो जॉइंट स्पेस होता है वह आपका डिक्रीज हो जाता है, जो कि एक्सरे में दिखता है। और अनदर थिंग्स क्या आप नोट करते हैं एक्सरे के अंदर, तो ऑस्टियोफाइट की ग्रोथ आप वहाँ पे नोट करते हैं। तो दो डाटा आप एक्सरे के अंदर देखते हैं। ब्लड के अंदर ईएसआर क्या होती है, ईएसआर इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, है ना। और ये आपकी कोई भी, नॉट ओनली ऑस्टियोआर्थराइटिस, आपकी बॉडी की कोई सी भी इन्फेक्शियस कंडीशन है उसके अंदर आपकी ईएसआर बढ़ी हुई आती है, एलिवेटेड देखने को मिलती है, हाई देखने को मिलती है। यह आपको अच्छा होती क्या है, थोड़ा सा हम इसके बारे में जाने। तो ईएसआर होती क्या है, फुल फॉर्म आपने बता दी, एक्जैक्टली क्या मतलब है इसका, आरबीसी के सेटल डाउन होने की रेट, आरबीसी के सेटल डाउन होने की रेट। किसी वाइल के अंदर आपने ब्लड लिया और उस ब्लड में देखोगे आप आरबीसी, अदर कंपोनेंट नहीं, ओनली आरबीसी, आरबीसी नीचे कितनी बेस पे जो उस वाइल है, क्योंकि आरबीसी है तो एक सेल है तो उसमें वेट है, उसमें ग्रेविटी को फॉलो करेगी और धीरे धीरे वो बॉटम की तरफ सेटल डाउन होगी। तो एक वाइल के अंदर आरबीसी आपकी कितनी सेटल डाउन होती है नीचे की तरफ, उसे हम क्या बोलते हैं, ईएसआर। नॉर्मल कितनी रहती है, कुछ बता रहे हैं 10 to 8 से 15, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट डाटा है, 8 से 15, 10 to 20, ये जो बता रहे, ठीक है, ये कंसीडरेबल है, मैं इसको बिल्कुल भी आपको अवॉइड नहीं करता। लेकिन यूनिट क्या, आगे क्या, एमएम, गुड, बहुत शानदार, एमएम पर, और ये आपको याद रखना है ना। नॉर्मल जो रेंज रहती है वो 22 तक भी नोट की गई है किसी किसी बुक में, और मिनिमम जो रेंज है जैसे बच्चे बता रहे 10 और 8 तो वो भी है। तो आप एक रेंज लिख ले, 10 से 20 या 22 कर ले, 10 to 22 एमएम पर आवर, 10 to एमएम किस तरीके से है, इसको थोड़ा सा और हम इसको क्लासिफाई करें पर आवर, ये आपकी ईएसआर मेल मेल होती है, फीमेल मेल होती है, एज के अकॉर्डिंग अलग होती है, बच्चों में अलग होती है, रीजन के अकॉर्डिंग अलग होती है, किसकी बॉडी के अंदर किस तरह की आरबीसी प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग भी अलग अलग होती है। एक एवरेज जो है वो आपको ये याद रखना है, और किस तरीके से कि ये जो आपकी आरबीसी है, ये आपकी आरबीसी में तो वाइल है, और इस वाइल के अंदर आरबीसी आपकी दीदी यहाँ पे किस तरीके से सेटल डाउन हो रही है, तो ये आपकी लेंथ कितनी है। अच्छा 10 to 22 एमएम का क्या मतलब है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 से 2.2, मतलब 1 to 2.2 सेंटीमीटर, अरे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, है ना। तो यहाँ पे ये लगभग, ये जो लेंथ, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लेंथ है वो आपकी 1 to 2.2 सेंटीमीटर के आसपास डिपॉजिट होने की जो रेट होती है आपकी आरबीसी की, वह आपकी ईएसआर के रूप में जानी जाती है, ईएसआर, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन मतलब ये है उनके सेटल होने की, और रेट, और जब भी रेट आ जाता है इसका मतलब है कि वो टाइम की कहीं ना कहीं बात कर रहा है, रेट आ गया इसका मतलब वो टाइम की बात कर रहा है, और यहाँ पे टाइम हम किसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं, आवर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये कॉमनली नॉर्मल देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई इन्फेक्शियस थिंग नहीं है। यही अगर हम बात करें तो आपका जो इन्फेक्शियस आर्थराइटिस है या कुछ अदर थिंग्स हो रही है जिसमें कॉमनली तो आपकी डब्ल्यूबीसी बढ़ती है, या फिर हमारा रोमेटॉइड आर्थराइटिस, उसमें हल्की फुल्की आपकी ये सब बड़ी आ सकती है, लेकिन यहाँ पे आपकी जनरली नॉर्मल देखने को मिलेगी। साइनोवियल फ्लूइड का एनालिसिस आप करेंगे, और साइनोवियल फ्लूइड का एनालिसिस करने के लिए प्रोसीजर हम करते हैं, दैट प्रोसीजर इज आर्थ्रोसेंटेसिस। तो वहां से हम फ्लूइड निकालेंगे और उसके अंदर असेस करेंगे, और उसमें आप देखोगे क्या मिलेगा, यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड के अंदर क्या देखने को मिलेगा, अरे ओल्ड एज है, ओल्ड एज का हम निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे जो फ्लूइड है उसके जो कैरेक्टर है, यूजुअली जो विस्कस होना है उसमें फ्लूइड का कंपोजिशन होना है, उसमें हाई एल्यूरोनिक एसिड का होना है, लुब्रिसिन का होना है, उन सब में कमी देखने को मिलेगी। जो विस्कोसिटी है वो थिक हो जाएगी, गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ पे यूजुअली आपके जो जॉइंट है भी उसके अंदर लुब्रिकेशन अच्छे से प्रेजेंट है, इसलिए आपके जॉइंट अच्छे से मूवमेंट हो रहे हैं। एज के साथ साथ चीजें कम हो जाती है तो हाईली विस्कस देखने को मिलता है। तो आपका साइनोवियल फ्लूइड के अंदर जो एज के अकॉर्डिंग चेंजेस देखने को जैसे लिखा हुआ है कि हाईली विस्कोसिटी, स्लाइटली येलोइश एक्टिव इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स कुछ है, तो वहाँ पे नोटिफाई आपको हो जाएंगे। ये आपके सामने क्या है, अबाउट द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इसमें बस आपको एक्सरे लिखना है, देन आपको ब्लड जो ये सारे नॉर्मल रहती है, और साइनोवियल फ्लूइड का एनालिसिस करने पर आपको ये थिंग्स मिलती है, तो आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस कंसीडर किया जाता है। हो गया,
नेक्स्ट है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट यहाँ पे क्या रहेगा, ओल्ड एज के साथ साथ चीजें जो होती है वो बेस्ट होती रहती है ना, तो उनको उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट दिया जाता है। समटाइम्स ओल्ड एज होते हैं नॉट फिट फॉर द सर्जरी, कभी कभी ऐसा होता है कि सर्जरी के लिए फिट नहीं होते हैं, है ना, तो सर्जरी अवॉइड की जाती है। ओनली जो प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स होते हैं, क्यूरेटिव मेजरमेंट जो होते हैं और सर्जिकल मैनेजमेंट जो होते हैं उनको अवॉइड करके, हालांकि जरूरत है सर्जरी की, लेकिन क्योंकि पेशेंट फिट नहीं है तो समटाइम सर्जरी अवॉइड करके मेनली जो फोकस किया जाता है दैट इज ऑन द मेडिकल और फार्माकोलॉजी मैनेजमेंट। और ये जो है एनसेड आपकी नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो होती है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, और मेनली पेन रिलीफ और इंफ्लेमेटरी कोई फैक्टर्स है उनको रिलीव करने के लिए। एनाल्जेसिक्स है आपके इंट्रा आर्टिकुलर एजेंट्स है, जैसे हमने बताया था ऑलरेडी आपको कि आर्थ्रोसेंटेसिस है तो उसमें डायग्नोस्टिक पर्पस तो आप यूज करते ही है। उसके अलावा दूसरा पर्पस क्या, दैट इज थेराप्यूटिक। और थेराप्यूटिक में क्या करते हैं कि हम वहाँ पे जॉइंट के अंदर कुछ ना कुछ मेडिकेशन इंसर्ट करते हैं, दैट इज थेराप्यूटिक पर्पस फॉर द आर्थ्रोसेंटेसिस। और वही आपके सामने मेंशन करके दैट इज इंट्रा आर्टिकुलर एजेंट्स हाई हाइलुरोनिक एसिड टू प्रिवेंट द इफेक्ट ऑफ द एजिंग। एजिंग इफेक्ट और क्या है, डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं तो उनको थोड़ा स्लो करने के लिए, थोड़ा कम करने के लिए ये सब्सटेंस यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये मेडिकल मैनेजमेंट हो गया, कुछ अलग नहीं है, बस सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट दे रहा है कि यहाँ पे इंफ्लेमेटरी थिंग्स को ठीक करेगा। और ये आपका मोलिफिन एनाल्जेसिक्स होती है। एनाल्जेसिक जो मेडिकेशंस होती है जैसे एसिटामिनोफेन है, पैरासिटामोल वगैरह है, तो ये एनाल्जेसिक्स ही है, ये इन्फ्लेमेशन का अगेंस्ट काम नहीं करेगी। सम टाइम जो एनसेड्स होती है, जो आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है, वो एज एनाल्जेसिक्स काम करती है, लेकिन ऑल एनाल्जेसिक्स नॉट फंक्शन एज अकॉर्डिंगली एनसेड। ये डिफरेंशिएशन आपको दोनों में याद रखना, इसलिए यहाँ पे एनाल्जेसिक्स भी दे रहे हैं, एनसेड भी दे रहे हैं। नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है जो इन्फ्लेमेशन को मेनली ठीक करने के लिए होती है, तो वो सम टाइम आपकी वी कैन से एज एनाल्जेसिक्स भी दी जाती है कि वो एनाल्जेसिक्स के रूप में भी काम करती है, लेकिन इन मेडिकेशन को आप कभी भी एज एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन नहीं दे सकते, ये प्योरली आपकी एनाल्जेसिक्स मेडिकेशन है। और सम टाइम यूज एज एंटी पायरेटिक फॉर फेवर टेम्परेचर है ना, पायरिया टेम्परेचर के लिए, तो टेम्परेचर को ट्रीट करने के लिए दैट इज एंटी पायरेटिक। हो गया, ये ज्यादा लिखना है नहीं इनके अंदर, बस ये थिंग्स आपको एड ऑन करना है, लिखना ही है। तो इंट्रा आर्टिकुलर एजेंट, और इंट्रा आर्टिकुलर एजेंट के अंदर क्या देते हैं, दैट इज हाई हाइलुरोनिक एसिड टू प्रिवेंट द एजिंग इफेक्ट, एज के ज्यादा इफेक्ट नहीं आए उनको प्रिवेंट करने के लिए। और एजिंग इफेक्ट क्या है कि धीरे धीरे यहाँ पे जो डिजेनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं उनको स्लो करने के लिए, उनको थोड़ा सा कम करने के लिए। एक यहाँ पे जो इंजेक्शन है दैट इज कोर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन दी जाती है, वो भी एज एंटी इंफ्लेमेटरी ही काम करते हैं, है ना, लेकिन वहां पे जो था इसलिए वहां पे नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी था कि जो स्टेरॉइड होते हैं वो एज एंटी इंफ्लेमेटरी काम करते हैं, लेकिन स्टेरॉइड के अलावा जो मेडिकेशन आपकी एज एंटी इंफ्लेमेटरी काम करते हैं उनको किसके अंदर कंसीडर करते हैं, एनसेड्स के अंदर। इसलिए उनको क्या बोलते हैं, नॉन स्टेरॉइड। जो नॉन स्टेरॉइड नहीं है वो काम क्या उनका, एंटी इंफ्लेमेटरी। तो सिमिलर आपकी जो कोर्टिकॉइड मेडिकेशंस होती है एज एंटी इंफ्लेमेटरी काम करते हैं, इनको भी इंट्रा आपका जो जॉइंट है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है, एंटीबायोटिक टू डिक्रीज द एंजाइम सेक्शन। बाकी एंटीबायोटिक कॉमनली जो दी जाती है डॉक्सीसाइक्लिन है। बाकी यहाँ पे कोई इन्फेक्शियस कंडीशन है नहीं कि आपको एक्टिवली एंटीबायोटिक का कोर्स यहाँ पे देना ही पड़े, जैसे कि हम सेप्टिक आर्थराइटिस और इन्फेक्शियस आर्थराइटिस के अंदर देंगे, तो वो थिंग्स यहाँ पे नहीं। तो इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, और दूसरा जो डाटा है यहाँ पे दैट इज द एंटीबायोटिक्स, सेकंड डाटा इज द एंटीबायोटिक्स। ज्यादा डिटेल से नहीं लिखे चीजों को, तो बजाय लिखने के थोड़ा समझने की कोशिश करें। जैसे मैंने एनसेड में और एनाल्जेसिस में डिफरेंट बताया, अभी मैंने एनसेड और कोर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन के बीच में डिफरेंट बताया, इन पे थोड़ा फोकस करें क्योंकि ये स्केलेटल सिस्टम से अलग चीजें हैं। आप नोट कर पा रहे हैं कि बीच में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता देता हूँ जो कि आपके इस सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, तो उनको भी आपको फोकस करते रहना, क्योंकि एक्स्ट्रा थिंग्स आपकी ज्यादा काम की चीजें होती है। और अली सर के अकॉर्डिंग तो कि इनसे कम क्वेश्चन आते हैं, जो ऊपर लिखे हुए चीजें होती है वहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है, और कहीं ना कहीं ये चीजें सही भी है ना। तो एक्स्ट्रा जो चीजें लिखते हैं उन पे भी आप ध्यान दें थोड़ा, और जो बोली जाती है समटाइम लिखी नहीं जाती है तो वर्ड को कैप्चर करके तुरंत नोट कर ले कि क्या बोला गया अभी, है ना। शब्दों को पिरोना सीखे बच्चों, तभी स्मार्ट बनेंगे, तभी चीजें ठीक होगी। एक सर्जरी की जाती है, हालांकि इतनी कॉमन नहीं है, इतनी कॉमन नहीं है ये सर्जरी, लेकिन सम टाइम की जाती है जब बहुत सारी बोन होती है, जब वो ठीक ठाक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती है तो उनको फ्यूज कर दिया जाता है, एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है। ये कॉमनली जो आपकी टार्सल्स बोन होती है वहीं पे किया जाता है ना। तो वह जो सर्जरी होती है उसको आर्थ्रोडेसिस नाम से बोला जाता है। आर्थ्रो यानी क्या, जॉइंट, और डेसिस मींस होता है फ्यूज करना, जॉइंट को फ्यूज करना। जो जॉइंट्स होते हैं क्योंकि ओल्ड एज है और अब ज्यादा जॉइंट को खुले रखने की, और हालांकि जॉइंट को फ्यूज आप नहीं कर सकते, जैसे ये जॉइंट आप इसको फ्यूज कर दोगे तो मेरा हाथ ऐसे ही रहेगा, लेकिन जब स्टिफनेस है, प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम से रिलीव होने के लिए अगर मैं स्टिफ इसको जॉइंट को फ्यूज कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं ठीक बन जाता है ना। जैसे कि एग्जांपल है कि कोई भी बीमारी के अंदर सर्जरी करना तो ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बॉडी का कोई ना कोई ऑर्गन तो निकाल रहे हैं, लेकिन क्योंकि अगर वो सर्जरी करेंगे तभी आपकी लाइफ स्पैन बढ़ेगी, आप थोड़ा ठीक ठाक सर्वाइव कर पाएंगे, इसलिए वो जरूरी हो जाता है ना। सिमिलरली सर्जरी यहाँ पे ये बन जाती है आर्थ्रोडेसिस जॉइंट फ्यूजन। आपके माइंड में कुछ डाउट नहीं आए उससे पहले मैं चीजों क्लियर कर देता हूँ कि सर जॉइंट को फ्यूज क्यों करेंगे, या तो जॉइंट को और हमें अच्छे से एक्टिव बनाना है, लेकिन जॉइंट इस लेवल के हो गए कि उनको एक्टिव नहीं बना सकते हैं, तो कुछ बहुत रेयर केसेस के अंदर एक फ्यूजन सर्जरी की जाती है, दैट सर्जरी इज नोन एज आर्थ्रोडेसिस। इसकी इमेज आपको याद रखना, एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, किस लिए करते हैं, स्ट्राइक द जॉइंट टू रिलीव द सीवियर पेन, की बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, रिलीव मिल ही नहीं रहा है, तो उन जो बोन्स होती है उन सबको एक साथ फ्यूज कर दिया जाता है डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए। और आप देखोगे कि ये जो पिंक कलर का रिबन लगा का है बीच में, ये एक प्रकार से फ्यूजन की तरह ही है। और यहाँ पे किनको कनेक्ट कर दिया, कौन सी बोन आपकी टार्सल्स है, ये कैल्केनियस होगी दैट इज टार्सल्स, और यहाँ पे नेविकुलर है, यहाँ पे इनको तीन बोन को इसलिए इसको ट्रिपल लिखा गया, हाँ ट्रिपल आर्थ्रोडेसिस थ्री फ्यूजन है ना, ट्रिपल आर्थ्रोडेसिस थ्री बोन को एक साथ, ये एक एग्जांपल मात्र है, और बोन को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, है ना, मतलब अकॉर्डिंग टू द पेशेंट सिचुएशन, लेकिन ये एग्जांपल मात्र है कि किस तरीके से आप यूज करेंगे। तो वो आपके सामने कौन सी बोन होती है उसको आप आर्टिफिशियली सिंथेटिकली फ्यूज करते हैं, दैट इज द आर्थ्रोडेसिस, इट इज द आर्थ्रोडेसिस। तो इसको लिख लें, जॉइंट फ्यूजन करके लिख लें, ट्रिपल आर्थ्रोडेसिस करके लिख लें। सब कुछ नहीं लिखे, बस आर्थ्रोडेसिस जॉइंट फ्यूजन, और पर्पस क्या है मेनली, वेर इज द पर्पस टू स्टेबलाइज द जॉइंट टू रिलीव द सीवियर पेन टू डिफॉर्मिटी करेक्शन, उनके लिए मेनली ये पर्पसफुल रहती है। एंड व्हाट इज द आर्थ्रोडेसिस जॉइंट फ्यूजन, जॉइंट को फ्यूज करना है, जॉइंट फ्यूजन। तीन जॉइंट इसलिए ट्रिपल वर्ड यूज किया, दो है तो
डबल फ्यूजन, तो उसके अकॉर्डिंग वो वर्डिंग चेंज होती रहेगी, बस आपको मींस याद रखना है और पर्पज मेनली क्या होता है वो याद रखना। क्लियर है चीजें? चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगली डिजीज कंडीशन की तरफ। उससे पहले कुछ मैनेजमेंट का पोर्शन जो आपकी नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटीज रह जाती है, और हमारा जो सर्जिकल मैनेजमेंट आप यहाँ पे क्या करते हैं और क्या क्या सर्जरी का पार्ट बन सकता है। ओस्टियोटोमी, करेक्ट जॉइंट डिफॉर्मिटी, रिड्यूस जॉइंट स्ट्रेस, आर्थ्रोप्लास्टी, टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट जो सर्जरीज होती है वो कॉमनली यहाँ पे आपका और अंदर इसका पार्ट बन जाता है ना, कि ओल्ड एज होती है तो उनके अंदर कॉमनली जो जॉइंट को रिप्लेस किया जाता है, या ओस्टियोटोमी का नाम बोन को डिफॉर्मिटी ज्यादा बाहर आ गई है ना, तो उसको कट करके बाहर निकाल देना। जैसे ये जॉइंट ओस्टियोक्वाइट है, ये इस तरीके से बन के बाहर आ गई, जॉइंट आपका इतना ही है ना, ये कुछ ज्यादा होगी, फिर यहाँ से इस बोन को ओपन करना, मतलब कट करके बाहर निकाल देना, ओपन करना, बेसिकली जोन बोन है और उसके लिए वर्ड यूज करें आप ओस्टियोटोमी, उसकी डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए। तो एक टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद रखना। बाकी आर्थ्रोप्लास्टी टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, जो कि ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत रेयर केसेस में होती है, लेकिन आजकल तो बड़ी कॉमनली होने लगी, जिसमें से आपकी जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है ना, जिसमें आपका पूरा जॉइंट ही रिप्लेस कर दिया जाता है, तो दैट इज ए नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो आर्थ्रोप्लास्टी, प्लास्टी फिर वही वर्ड आ गया, जैसे आपको पहले बताया प्लास्टी मींस क्या, कि कोई भी सिंथेटिक मटेरियल आप बॉडी के अंदर इंप्लांट कर रहे हैं, कोई भी सिंथेटिक मटेरियल बॉडी में जब इंप्लांट किया जाता है उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं आर्थ्रोप्लास्टी, ओनली प्लास्टी। और यहाँ पे क्या इंप्लांट करें, दैट इज ए जॉइंट, इसलिए आर्थ्रोप्लास्टी। नेक्स्ट आपके सामने जो आपका नर्सिंग मैनेजमेंट का पोर्शन बनता है, दैट इज रेस्ट एंड जॉइंट प्रोटेक्शन, हीट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, न्यूट्रिशन थेरेपी, एक्सरसाइज वगैरह के लिए प्रमोट किया जाता है, तो ये आपका नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी। बाकी और जो कॉमन रिस्पांसिबिलिटी है वो हम नोट करेंगे, है ना। लेकिन आप पेशेंट को रेस्ट के लिए जॉइंट प्रोटेक्शन वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। जॉइंट प्रोटेक्शन मतलब जो जॉइंट के अंदर इंप्लांट है उनको ज्यादा यूज करने के लिए पेशेंट को अवॉइड करते हैं। बाकी टाइम टू टाइम जो आपका मैनेजमेंट का पोर्शन होता है, अगर पेशेंट एडमिट है तो उसके अकॉर्डिंग, और अगर पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हीट एप्लीकेशन, कोल्ड एप्लीकेशन, न्यूट्रिशन थेरेपी और लिटिल बिट एक्सरसाइज के लिए पेशेंट को प्रमोट किया जाता है। दैट इज योर नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी। जो कि ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है, जॉइंट से जो क्वेश्चन बनते हैं तो वो आपके मेनली क्वेश्चन बनता है कि कौन सा सबसे कॉमन टाइप का है, कौन सा डेंजरस टाइप का है, रोमेटोइड आर्थराइटिस है, और एक आपका जो क्वेश्चन बनता है दैट इज गोटी आर्थराइटिस, और गोटी आर्थराइटिस का जो मैनेजमेंट होता है वहां से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। बाकी अदर थिंग्स जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से आप देखते हैं। अगला अपने सामने दैट इज रोमेटोइड आर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमें क्या क्या थिंग्स देती है, देखिए अभी तो चार पांच जो कॉमन डाटा है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, पहले आपको याद रखने वाले कि एज के साथ में दैट इज सेनाइल आर्थराइटिस, है ना। सेनाइल मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द आर्थराइटिस, जितने भी आर्थराइटिस होते हैं उनमें सबसे कॉमनली जो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, सेनाइल टाइप का आर्थराइटिस एज रिलेटेड ये रहता है, और इसका जो कोर्स भी आपका क्या बन रहा है, मोस्ट कॉमनली एज ही बन रहा है। फिर प्राइमरी और सेकेंडरी, तो प्राइमरी में एज ही रहेगा, बाकी सेकेंडरी के अंदर अदर फैक्टर्स, अदर डिजीज कंडीशन आपकी आ जाती है। साइन एंड सिम्टम के अंदर क्लासिकल सिम्टम है दैट इज स्टिफनेस, मॉर्निंग स्टिफनेस, लेकिन वो रिलीव हो जाती है बाय द रेस्ट। रेस्ट आप करते हैं तो वहां पे जब रिलीव हो जाती है तो वो आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर, लेकिन मॉर्निंग स्टिफनेस आपको याद रखना कि इसमें क्लासिकल सिम्टम आता है, पहला सिम्टम आता है, ये आपको याद रखना। देन उसके बाद में अदर सिम्टम्स वगैरह आते हैं। जॉइंट लॉकिंग एक क्लासिकल सिम्टम है, उसके अलावा दो आपके नोट देखने मिलते हैं, हेपेडन नोट जो आपके डिस्टल इंटरपेलेंजियल जॉइंट में होता है, और आपका बिचा नोट जो कि प्रोक्सिमल इंटरपेलेंजियल जॉइंट के अंदर होता है। ये दो बातें आपको खास और क्लासिक तरीके से याद रखना। ये नोट के ट्यूशन आए हुए हैं एग्जाम में, इमेज देके ट्यूशन पूछा जाता है, लैंडमार्क देके पूछ लिया जाता है, डिजिटल का अलग पूछ लिया जाता है, प्रोक्सिमल का अलग से पूछ लिया जाता है, तो ये सारी चीजें आपको अलग अलग याद रखना। क्लियर है? अब लिगामेंट्स देखिए, अगर जॉइंट आप रिप्लेस कर रहे हैं, है ना, अब जॉइंट आप रिप्लेस कर रहे हैं, अगर कॉमनली हम बात करें तो आपका नी जॉइंट करते हैं, और नी जॉइंट के इसमें भी जो लिगामेंट होते हैं, सेलेक्टिव जो लिगामेंट होते हैं उनको तो हटा दिया जाता है, क्योंकि मिड वाले जैसे हमने पढ़े थे एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशियल, अब वहां पे तो आप टोटल नी इंप्लांट करें, और टोटल नी मतलब ये है कि होल पार्ट ऑफ द नी, होल पार्ट ऑफ द जॉइंट, तो यहाँ के जो लिगामेंट्स वगैरह होते हैं वो भी हटा दिए जाते हैं, मतलब वो हट जाते हैं। तो वो आर्टिफिशियल है ना, उसके अंदर जो नट बोल्ट वगैरह कनेक्शन सारा सिस्टम एडजस्ट होता है। आप इसका वीडियो देखेंगे नेट पे, यूट्यूब पे सर्च करके, तो इसका मूवमेंट उसी तरीके से होता है। तो यहाँ के ऐसा नहीं है कि सारे लिगामेंट को हटाया जाएगा, लेकिन जो एंटीरियर क्रूशियल है, पोस्टीरियर क्रूशियल है, तो वो तो रहेंगे नहीं, क्योंकि पूरा नी जॉइंट आप हटा रहे हैं। पटेला को भी समटाइम आप बिलीव नहीं करोगे तो पटेला को भी समटाइम हटाया जाता है, आर्टिफिशियल थिंग्स वहां पे रहती है, और वहां पे आपका जो जॉइंट होता है ये पूरा इस बोन का ऊपर वाला पोर्शन, इस बोन का ऊपर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है, काफी बड़ी सर्जरी होती है, रेयर केसेस के अंदर करते हैं, लेकिन करते हैं तो ये जो नी जॉइंट है वो आपका हटा दिया जाता है इस बोन के साथ में, इस बोन के साथ में कनेक्ट करके पटेला को रिमूव कर दिया जाता है, और वहां पे जो लिगामेंट्स होते हैं वो आर्टिफिशियल बने होते हैं, जैसे आपकी स्प्रिंग वगैरह के बोल्ट नेट बोल्ट होते हैं, तो उस तरीके से पेशेंट मूवमेंट करता है, तो वो सिंथेटिक ही होते हैं सब कुछ वहां पे, है ना। ये आपको थिंग्स कंसीडर करके चलना, दैट इज दैट, इसलिए तो हम यहाँ पे यूज करते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट, कि पूरा नी ही रिप्लेस कर दिया, और नी रिप्लेस कर दिया तो नी की स्ट्रक्चर भी रिप्लेस होगी, दैट इज योर लिगामेंट और मेनिस्कस वगैरह, है ना। हालांकि नॉर्मल जॉइंट की कंपैरेटिवली तो वो कुछ वहां पे इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा जैसे आपका नॉर्मल जॉइंट है, लेकिन ठीक है, नहीं है उसके बजाय कुछ तो हो, है ना? तो उसके लिए आपकी टोटल रिप्लेसमेंट सर्जरी। नेक्स्ट है दैट इज रोमेटॉइड आर्थराइटिस, सेकंड टाइप ऑफ द आर्थराइटिस, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी ऑटोइम्यून होता है। इसके अंदर मेन थिंग यही आपको याद रखना है कि ये जो डिजीज कंडीशन होती है वो आपकी ऑटो इम्यून देखने को मिलती है। जो रोमेटॉइड फैक्टर होता है, रोमेटॉइड फैक्टर एक एंटीबॉडी है। रोमेटॉइड फैक्टर होता है क्या है, जिसको आरए फैक्टर भी बोला जाता है इन एस्पेक्ट ऑफ द रोमेटॉइड आर्थराइटिस। बाकी रोमेटॉइड फैक्टर क्या होता है, तो एक एंटीबॉडी होती है जो आपकी बॉडी के ही सेल्स और टिश्यू के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाने लग जाती है, और जिस जगह जा रही है आपकी बॉडी में, जहां भी जा रही है वहां पे इन्फ्लेमेटरी कंडीशन कॉज करती है। इसलिए रोमेटॉइड जो फैक्टर है उसके साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम देखते हैं कि आपके हार्ट में गया तो रोमेटॉइड एंडोकार्डाइटिस करेगा, है ना। आपकी स्किन पे है तो एसएल सिस्टमिक लूपस इरिथेमेटिस कॉज करेगा, है ना। आपके लीवर के अंदर गया और आपकी स्प्लीन के अंदर गया तो वहां पे पेल्टी सिंड्रोम करता है, कनेक्टिव टिश्यू को इफेक्ट करता है। तो जहां जहां पे ये रोमेटॉइड फैक्टर इफेक्ट करता है वहां वहां पे इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, और यही रोमेटॉइड फैक्टर ट्रेवल करता हुआ आपके जॉइंट के पास आ गया, या आपकी जॉइंट की सेल को अबनॉर्मल सेल समझ के वहां पे अटैक कर दिया, तो वहां पे क्या करेगा, ये इन्फ्लेमेशन करेगा, और बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रोमेटॉइड फैक्टर इस डिजीज को नेम दिया गया है रोमेटॉइड आर्थराइटिस। तो रोमेटॉइड जो फैक्टर होता है वो आपकी बॉडी में कहीं पर भी जहां भी जाता है वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो जॉइंट में आता है तो वहां पे इन्फ्लेमेटरी कंडीशन कॉज करता है। दैट टाइप ऑफ द आर्थराइटिस और इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट इज नोन एज द रोमेटॉइड आर्थराइटिस। क्लियर है? इसको शॉर्टली एब्रिविएट इस तरीके से करते हैं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है समटाइम ये शॉर्ट एब्रिविएशन भी आपको याद रखना होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रोमेटॉइड आर्थराइटिस दैट इज आरए, और रोमेटॉइड फैक्टर की वजह से क्रोनिक है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज कंडीशन होती है, ऑटोइम्यून डिजीज ऑफ द जॉइंट और कनेक्टिव टिश्यूज, डिस्ट्रक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू एंड द साइनोवियल मेमोरी विद इन द जॉइंट। और क्या करेगी, एंटीबॉडी आएगी तो आपकी बॉडी जो सेल्स है, आपकी बॉडी के सेल्स है उनको इसने किसने आपके आरए फैक्टर ने एज है
फॉरेन मटेरियल या फॉरेन बॉडी समझ लिया तो फिर जब अटैक करेगा तो वहां पे क्या होगा, धीरे धीरे वो सेल्स डैमेज होगी, और बस सेल डैमेज होगी तो वहां पे धीरे धीरे इन्फ्लेमेटरी कंडीशन बनेगी। वहीं पे लिखा होगा कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू एंड द साइनोवियल मेम्ब्रेन विद इन द जॉइंट, और द टाइप ऑफ द जॉइंट आर्थराइटिस इज द रोमेटॉइड आर्थराइटिस। तो सिंपली इसके अंदर क्या है, जो क्लासिकल चीजें जैसे मैंने आप लोगों को बताई थी, आपकी जो बोन मेटाबॉलिक डिजीज पड़ी थी, याद है? तो बोन मेटाबॉलिक डिजीज के अंदर में तीन चीजें अलग अलग तरीके से देखी थी। जो आपकी पहले थी ओस्टियोमलेसिया, तो उसमें एक थिंग्स थी कि ओस्टियोमलेसिया मतलब विटामिन डी की डेफिशिएंसी, ओस्टियोपोरोसिस मतलब क्या, हार्मोनल इंबैलेंस और कैल्शियम के रिलीज होने की वजह से हो रही थी। और जो थर्ड वन थी दैट इज पेजेट डिजीज, ओस्टियोक्लास्ट वर्सेस ओस्टियोब्लास्ट में डिसरेगुलेशन हो रहा था, उनकी एक्टिविटी डिसरेगुलेटेड हो रही थी, इंबैलेंस्ड हो रहा था, इसलिए वहां पे प्रॉब्लम देखने मिली। तो इसी तरीके से इनको भी अलग अलग याद रखना कि ओस्टियोआर्थराइटिस डायरेक्ट रिलेट विद द एज, रोमेटॉइड आर्थराइटिस दैट इज डायरेक्ट रिलेट विद द ऑटोइम्यून डिजीज कंडीशन, गोटी आर्थराइटिस दैट डायरेक्ट रिलेट विद द यूरिक एसिड, एंड सेप्टिक आर्थराइटिस दैट इज द इन्फेक्शियस आर्थराइटिस। ये जो यूनिक चीजें हैं आपको इसी तरीके से याद रखना, और ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूं यही आपका एक रिवीजन का वे भी होना चाहिए। ये आप रिवाइज कर रहे हैं तो आपके माइंड में चीजें क्लियर कैसे होता है। कंफ्यूजन की रोमेटॉइड आर्थराइटिस पढ़ रहे हैं तो उसका सिम्टम उधर चला गया, उसका सिम्टम इधर आ गया, ऐसा होता है, इट्स वेरी कॉमन। तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं हो। दो नोट्स मैंने ऑलरेडी इसमें बता दिए हैं आपके ओस्टियोआर्थराइटिस में। सिमिलरली दो आपकी जो डिफॉर्मिटी है, ब्यूटानिया डिफॉर्मिटी, स्वानिक डिफॉर्मिटी, जैसे बार-बार क्वेश्चन आते हैं, वो आपकी रोमेटॉइड आर्थराइटिस में आएगी, है ना? तो सेपरेटली बिल्कुल डिस्कस करके चलना, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रखना, मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना आप लोगों को। हो गया ये? इसमें बस आपको इतना लिखना है कि जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस है वो आपका क्या रहता है, दैट इज द ऑटोमिन। एक जो खास बात है इसमें याद रखने लायक दैट इज ये जो होता है रिमिशन और एक्सरबेशन, ये थिंग्स आपको याद रखना है कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है वो आपका रिमिटेड और एक्सरबेट होता है। इन दोनों वर्ड का क्या मींस है? रिमिशन मींस क्या रहेगा बच्चों? हाँ, रिमिशन मींस है रिलीफ ऑफ सिम्टम। कुछ टाइम के लिए सिम्टम आपके रिलीफ हो जाते हैं, दैट इज नोन एज द रिमिशन। अरे आप पढ़ते हैं योर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उस मल्टीपल होती है बीमारी, क्या होती है? डीजनरेशन ऑफ द माइलिन शीट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल। पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब आपकी माइलिन शीट का डीजनरेशन होता है तो वह आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस बनता है। कौन बनाती है वो? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट। पेरिफेरल में कौन बनाती है? स्वान सेल। और पेरिफेरल ये जो नर्व होती है उनकी जो माइलिन शीट होती है जो कि बनी होती है आपकी स्वान सेल से, जब वो डैमेज होती है, डिस्टर्ब होती है, तो वहां पे डिजीज कंडीशन बनती है। डिजीज कंडीशन इज गुलेन-बेरी सिंड्रोम। ये भी आपको है जीबीएस, गुलेन-बेरी सिंड्रोम, है ना? वो आपकी माइलिन से रिलेटेड है। तो जब हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस पढ़ते हैं तो वहां पर भी ये सिम्टम आता है कि रिमिशन हो रहा है, रिमिटेड हो रहा है, रिमिशन हो रहा है, एक्सबेट हो रहा है। तो रिमिशन मींस क्या है कि शॉर्ट टाइम के लिए रिलीफ हो गया, फिर कुछ टाइम बाद वापस हो गया। जैसे कि अभी आपका क्लास स्टार्ट होने से पहले कुछ पेन था, है ना? और जैसे क्लास स्टार्ट हुई तो आपका पेन, हालांकि होता अपोजिट है, पहले पेन नहीं था, क्लास होने के बाद में सर पेन होने लग गया, जैसे क्लास बंद होगी तो फिर पेन नहीं होगा। अरे ऐसे करोगे तो कैसे नोट सेट पार होगा भाई? चलिए, तो एक टाइम पीरियड में आपको पेन से रिलीफ मिल रहा है, एक टाइम पीरियड में आपको पेन से रिलीफ मिल रहा है, दैट इज द रिमिशन। और वो रिलीफ मिलने के बाद कुछ टाइम बाद में सिम्टम वापस दिख रहे हैं अचानक से, दैट इज द एक्सरबेशन, दैट इज द एक्सरबेशन। ये डिफरेंशिएशन आपको क्लियर रखना है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस में सम टाइम रिमिशन होता है, सम टाइम एक्सरबेशन होता है, कभी सिम्टम वर्स्ट हो जाते हैं, कभी सिम्टम थोड़े रिलैक्स रहते हैं, कभी सिम्टम आपके रिलैक्स रहते हैं। तो दोनों याद रखना। रिमिशन वर्ड जो है उसको लिख लो बच्चों, आप मुंह देख रहे हो सबके सब। और कैसे? तो बेस्ट हम इसको लिख सकते हैं कि टेम्परेरी, क्योंकि वापस होगा वो, परमानेंट क्योर नहीं हुआ, टेम्परेरी रिलीफ, कुछ टाइम के लिए रिलीफ हुआ, तो रिलीफ ऑफ द साइनस सिम्टम, रिलीफ फ्रॉम द साइनस सिम्टम बेस्ट रहेगा, या वो भी लिख सकते हैं आप लोग टेम्परेरी बेसिस पे। तो आपका रिमिशन, ये जो वर्ड है नॉट ओनली इन द स्केलेटल सिस्टम, ये वर्ड आपका कहीं भी आए तो उसका मींस ये निकलता है। तो वर्ड का मींस क्लियर है कि सारी चीजें साथ साथ में क्लियर हो जाती है। और ये भी थिंग्स है कि जो जॉइंट होता है और आपका जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है ज्यादा होता है वुमन के अंदर एज कंपेयर टू मेल, यानी जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें ज्यादातर जो डिजीज कंडीशन है वुमन के ही पीछे है भाई, तो वुमन के अंदर ये ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। वो इसलिए आप लोग देखोगे जो सिस्टमिक लूपस एरिथमेटिस है वो वुमन के अंदर ही ज्यादा देखने मिलता है, क्योंकि जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर होता है वो वुमन के अंदर ही ज्यादा एक्टिवेट होता है। कॉमन साइड कौन कौन सी रहती है? हैंड एंड रिस्ट रहती है, प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट जो इफेक्ट होता है, मेटाकार्पोमेटाफेरेंजियल जॉइंट इफेक्ट होता है, और एक साथ एक जॉइंट के साथ साथ में बहुत सारे जॉइंट इन्वॉल्व हो जाता है, उसे पॉली आर्थराइटिस टर्मिनोलॉजी दे देता है, और इसके अंदर यही देखने को मिलता है। लेकिन कॉमनली ये किसको इफेक्ट करता है तो ये आपको याद रखना है, देयर इज द इंटरफेरेंजियल जॉइंट और मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट। ये जो जॉइंट्स है यहाँ पे मतलब छोटे जॉइंट ही आपको कॉमनली याद रखना, उसको ही ज्यादातर आपका रोमेटॉइड आर्थराइटिस इफेक्ट करता है। जैसे कि हमने ओस्टियोआर्थराइटिस देखा, तो ओस्टियोआर्थराइटिस कॉमनली किसको इफेक्ट करा था? आपके जॉइंट, छोटे जॉइंट, इंटरप्लेजेंस के जॉइंट उनको इफेक्ट करा था। आपके लार्ज में बात करें तो आपका हिप और नी को इफेक्ट करा था। सिमिलरली आपका यहाँ पे स्मॉल जॉइंट को इफेक्ट कर रहा है, मैं स्मॉल जॉइंट लिख ले, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये टर्मिनोलॉजी भी याद रखिए, इन जो टर्मिनोलॉजी बनती है कि आर्थराइटिस एक सिंगल है और यहाँ पे बहुत सारा हो गया, इसलिए पॉली, तो पॉली आर्थराइटिस देयर आर मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट। और साइनोवाइटिस पर्टिकुलर साइनोवियल मेम्ब्रेन, अब साइनोवियल मेम्ब्रेन को हम ओनली साइनोवाइटिस हुआ है ना, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन कंप्लीट जॉइंट का ही एक पार्ट है, तो साइनोवाइटिस इज द टाइप और वी कैन से इज अ पार्ट ऑफ द योर आर्थराइटिस, है ना? वैसे आप समझ लें, लेकिन पर्टिकुलर साइनोवियल सेल की बात करें, साइनोवियल मेम्ब्रेन की बात करें, दैट इज साइनोवाइटिस, उस तरीके से आपको कंसीडर कर लेना। तो पॉली आर्थराइटिस और साइनोवाइटिस ऑफ द हैंड एंड फीट छोटे जॉइंट के अंदर ज्यादातर होता है। ऑटोइम्यून डिजीज कंडीशन है, इटियोलॉजिकल फैक्टर है, तो एक ही है यहाँ पे कॉमनली, जैसे वहाँ पे एज था वैसे यहाँ पे क्या है, एक ऑटो इम्यून फैक्टर। और जब ऑटो इम्यून फैक्टर होता है तो उसमें कौन सी एंटीबॉडी बनती है, कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन बनता है? इनिशियल स्टेज में आईजीजी और आईजीएम दोनों ही आपको याद रखना है, कॉमनली आपकी आईजीजी। अब नॉर्मल ऑटोइम्यून रिस्पांस की वजह से इटियोलॉजिकल फैक्टर है फॉर्मेशन ऑफ द अबनॉर्मल आईजीजी, इम्यूनोग्लोबिन जी, गामा एडे, है ना? तो उसमें जो जी होती है वो यहाँ पे अबनॉर्मल तरीके से इंक्रीज हो जाती है, ऑटो एंटीबॉडीज नोन एज आरए फैक्टर। उस एंटीबॉडी को क्या बोलोगे आप लोग? आरए फैक्टर। और आरए फॉर रोमेटॉइड आर्थराइटिस, आरए फॉर रोमेटॉइड आर्थराइटिस। और रोमेटॉइड आर्थराइटिस का जो फैक्टर है, अरे इस फैक्टर का मतलब ये है कि ये खुद एक एंटीबॉडी है, और एंटीबॉडी में कौन सी एंटीबॉडी किस टाइप की है? दैट इज आईजीजी, दैट इज आईजीजी, आईजीजी ऑटोइम्यून डिजीज कंडीशन, ये फैक्टर बन रहा है आपकी जॉइंट के स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में, दैट इज रोमेटॉइड आर्थराइटिस, आरए फैक्टर। ये आपका मोस्ट कॉमन को यहाँ पे बनता है। बाकी जेनेटिक लिंक्स वगैरह है
तो HLA-DR4 और HLA-DR1 जीन जो है उनका इन्फ्लुएंस माना जाता है बायोलॉजिकल फैक्टर, वायरल इन्फेक्शन, हार्मोनल चेंजेस हो गए, स्मोकिंग देयर में भी चांस कि वो इंक्रीज करे रिस्क, और तो वो भी कंडीशंस है जो कर देंगी। लेकिन मेनली यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनता है और बार-बार जो पूछा जाता है कि ऑटोइम्यून डिजीज कंडीशन है और दैट फैक्टर इज RA फैक्टर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर, है ना। तो ऑटोइम्यून डिजीज कंडीशन है आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बस ये वर्ड लिखे और इनको थोड़ा सा नोट डाउन कर ले, है ना। ये लिख ले बस, मैं जिस पे राउंड लगा रहा हूँ उन्हीं को नोट करे, जो राउंड लगाया जा रहा है उसी को ही नोट करे बस। ओनली वही फैक्टर लिखे, सब कुछ नहीं लिखे, है ना। नोट्स में आपको प्रॉमिस के साथ बोल रहा हूँ बच्चों, है ना। आप लोगों को थोड़ा यूँ लगने लग गया कि यार सर पता नहीं आप दोगे नहीं देंगे। एक्चुअली बच्चों एक रूल्स और रेगुलेशन में हम भी पाबंद होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा से आप लोगों के लिए बात करके चीजें दे देता हूँ ना, ऐसा नहीं है कि नोट्स नहीं देंगे। तो नोट्स आपको मिलेंगे, है ना, इसलिए आप इधर आओ। हाँ, तो ये फैक्टर आप लिख लें। तो ये आपका फैक्टर हो गया, यही लिखना है, बाकी आगे हम बढ़ते हैं, वो आ जाएगा, वो बंदा नोट्स लिख लेगा और वो आपके काम के लिए ही गया है, अपना सेक्रीफाइस करके गया है, बड़ी बात है। चलिए क्लिनिकल सिम्टम्स के अंदर क्या क्या रहेंगे, अर्ली सिम्टम, और अर्ली सिम्टम के अंदर जो रहता है दैट इज मॉर्निंग स्टिफनेस। अब मॉर्निंग स्टिफनेस तो वहां पर भी था, यहाँ पे अलग क्या रहेगा, यहाँ पे अलग ये है कि स्टिफनेस जो है बिल्कुल मोर देन 30 मिनट अप टू 60 मिनट तक रहेगा, यहाँ पे लॉन्ग रहता है। और अर्ली मॉर्निंग में देखने को मिलेगा, वही सिमिलर थिंग्स रहती है ना, स्टिफनेस देखने को मिलेगा और रेस्ट के थ्रू रिलीव नहीं होगा, लिखा हुआ है हाँ, स्टिफनेस आफ्टर द सिटिंग स्टिल, है ना। अरे रेस्ट मतलब ये वर्ड कैसे बार बार, आप तो सो के उठे हैं ना, मॉर्निंग में देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है कि ज्यादातर लोग नाइट में सोते हैं, तो सो के आप उठे हैं और उस टाइम फिर रेस्ट के बाद कैसे आ गए, क्या मतलब है, सेंटेंस का क्या मीन्स है, समझ पा रहे हैं। मतलब यहाँ पे लिखा कि रेस्ट करने पे रिलीफ हो जाता है, तो आप तो ऑलरेडी सो ही रहते ना, तो भी वो रेस्ट नहीं था, वो भी रेस्ट ही था ना। तो इसका जानने की कोशिश करें वर्ड को क्या है ये, हम सबको खोलने होते हैं। आशीष जांगरा, गोटी आर्थराइटिस होना है डियर, अभी हुआ नहीं है ना, दो ही टाइप के आर्थराइटिस हुए, ऑनलाइन बच्चे क्वेश्चन था। आपकी जो भी क्वेरी है वो दे दी गई है, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल सारे टेक्निकल स्टाफ बिजी थे वहाँ पे जो अपना प्रोग्राम चल रहा था ना, तो उसकी वजह से जो डाटा है उसको फॉर्मेट करना पड़ता है ना, आपके ग्रुप में भेजने के लिए। जो हम यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करते हैं वो पीपीटी है बच्चों, वो आपके मोबाइल में खुलेगी नहीं, है ना, वो भेज भी देंगे तो वो खुलेगी नहीं, उसको पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। और वो टेक्निकल टीम करेगी, उसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि जो कंटेंट है कंटेंट थोड़ा ज्यादा रहता है, और जब इमेजेस के कंटेंट होते हैं तो जो उसका स्टोरेज होता है, कैपेसिटी होती है, थोड़ी बढ़ जाती है, तो वो मॉडिफाई कर रहे हैं। और आपको अभी जैसे मैंने बोला तो 7:30 से पहले जब आप जाओगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, है ना। बाकी ये वाला, अरे भाई बोल तो दिया आप लोगों के सामने यार, है ना। जो थिंग्स है उसको मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि क्यों हुआ है, क्योंकि कल वो चीज नहीं हो पाई थी, है ना, और उन्होंने मेरे को मैसेज कन्वे नहीं किया, ये थोड़ा उनका बोल्ट है तो वो हो जाता है बिजी, चीजें रहती है। चलिए अभी यहाँ पे फोकस करो, जो लाइव नोट्स चल रहे हैं उसे फोकस करो। क्या तो कल टेस्ट है उसके लिए तो आप लोगों को दिया है ना पढ़ने के लिए, हाँ, जो आप लिख रहे हो क्या, और जो पढ़े पढ़े जा रही है आप लोगों को, ये क्या है, उन पे थोड़ी डिपेंड रहना है, वो तो आपके इन फ्यूचर के लिए है ना। मैं होल्ड कर देता हूँ, मेरे कल टेस्ट है तो भाई चलिए मिल जाएंगे आप लोगों को, प्रिपरेशन बढ़िया करके है, पेपर आपका बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो रहा है ना, शानदार चीज आपको देखने मिलेगी। अर्ली मॉर्निंग, चलिए इधर फोकस कीजिए अभी, अर्ली मॉर्निंग आकर टेस्ट रहेगा आप लोगों का। अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस जो कि 60 मिनट, अच्छा हम स्टिफनेस पे थे, स्टिफनेस मतलब ये है कि आप अवेक हो गए और अवेक होने के बाद कुछ एक्टिविटी की, और एक्टिविटी करते ही आपको पेन फील हुआ तो फिर वापस थोड़ा बैठ जाओ, थोड़ा आराम कर लेते हैं भाई, है ना। तो वो जो आप आराम करें वही आपका रेस्ट है, आफ्टर द स्लीप सो के उठे, आपको पेन फील हुआ, थोड़ा सा बेड पे बैठे रहे आधे घंटे तक, और आधे घंटे के बाद में रिलीफ हो गया, दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। और आधे घंटे के बाद में भी रिलीफ नहीं हो रहा है तो बधाई हो, आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है ना। तो आधे घंटे वाला आपको जो गैप है वो याद रखना, 30 to 60 मिनट, ये थिंग्स आपको याद रखना। सर हमें तो आधे घंटे का क्या, हमें तो 4-4 घंटे का होता ही है। सुबह बेड से उठ के पड़े हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, ऐसे लंबे टाइम से सोए हैं तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाएगा बच्चों। एनोरेक्सिया, फैटिग, वेट लॉस वगैरह थिंग्स रहेगी। लेटर सिम्टम के अंदर आपके लिमिटेड जॉइंट रेंज ऑफ मोशन रहता है, अच्छे से रेंज ऑफ मोशन, आरओ मतलब रेंज ऑफ मोशन। अच्छा आधे बच्चों ने तो ये भी नहीं लिखा होगा, रेंज ऑफ मोशन, रेंज मतलब मूवमेंट करने की रेंज, जैसे ये हैंड मेरा अच्छे से मूवमेंट कर रहा है ना, तो ये इसके मूवमेंट करने की जो रेंज है दैट इज रेंज ऑफ मोशन हैंड की, और आपके जॉइंट की, हैंड एक मतलब एग्जांपल, बाकी आपकी जॉइंट की मोबिलिटी कितनी है दैट इज रेंज ऑफ मोशन, रेंज ऑफ मोशन। अच्छा इसको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, एक्जेक्टली दैट इज गोनियोमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं वो रहता है आपका गोनियोमीटर, गोनियोमीटर, गोनियो मतलब आपका मोबिलिटी मोशन, और मीटर इसको मेजर करने वाला स्केल लाइक होता है, स्केल लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है, और उसके एक स्केल इस तरह रहती है, एक पर्सन इस तरह कितना एंगल आपका बन रहा है, ये जैसे मेरा हैंड जो अच्छे से मूवमेंट कर रहा है, जो मेरा हैंड है या मेरा पैर अच्छे से मूवमेंट कर रहा है, ये मूवमेंट यहीं तक कर रहा है, आगे नहीं जा रहा, इतना कर रहा, आगे नहीं जा रहा, इतना कर, आगे नहीं जा रहा, तो वो आपका रेंज ऑफ मोशन ऐसे किया जाता है, और दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज अ गोनियोमीटर। ये आपको यहाँ पे जो रेंज ऑफ मोशन है वो कम रहेगा, लिमिटेड हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा इन केस ऑफ द रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और आल्सो इन द ऑस्टियोआर्थराइटिस, वहां पे भी आप पैसिवली करवा रहे थे, इसमें एक्टिवली तो कम हुआ ही है, तो रेंज ऑफ मोशन आपका आर्थराइटिस
आर्थराइटिस के अंदर कमी रहेगा। वीकेंड जॉइंट लीडिंग टू द डिसलोकेशन परमानेंट डिफॉर्मिटी ऑफ द जॉइंट, डिफॉर्मिटी बन जाती है परमानेंट डिफॉर्मिटी। और द टाइप ऑफ द डिफॉर्मिटी वी आर सीन इन द नेक्स्ट स्लाइड, जो अगली स्लाइड आ रही है उसके अंदर देखेंगे कौन कौन सी डिफॉर्मिटी आपकी बनती है। यहाँ से आपको क्या लिखना है, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस 60 मिनट नोट करना है बस, और ये रेंज ऑफ मोशन जो आपने पहले ही लिख लिया था, बस दो चीजें लिखे, फटाक से हम आगे बढ़ रहे हैं। स्टिफनेस, हाँ बिल्कुल, स्टिफनेस जो है वो खास है, क्लासिक है, जिसको अलग करता है आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस से। ऑस्टियोआर्थराइटिस ओनली 30 मिनट तक का होता है, यहाँ पे 30 to 60 मिनट तक का रहता है। गोनीमीटर लिखे, इसकी इमेज सर्च करके देखना है आप लोगों को ना, गोनीमीटर की इमेज आपको याद रखना है किस तरीके से वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है दैट इज परमानेंट जो डिफॉर्मिटी हमने भी बात की कौन कौन सी है, तो एक आपके सामने आती है दैट इज द बुटेनेट डिफॉर्मिटी, बुटेनेट डिफॉर्मिटी। इसके अंदर क्या होता है, फ्लेक्शन ऑफ द इंटरफेरेंजियल जॉइंट एंड हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। फ्लेक्शन हो जाता है आपका प्रोक्सिमल, ये वाला है। अच्छा यहाँ पर भी कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे जो हम फ्लेक्शन की बात कर रहे हैं वो इस एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं ये, तो अब ये जो है मेरा फ्लेक्शन है और ये जो है वो एक्सटेंशन है इसके एस्पेक्ट से। और फ्लेक्शन यहाँ पे बोला है कि फ्लेक्शन ऑफ द प्रोक्सिमल, तो प्रोक्सिमल ये वाला है, इसका जैसे होगा ये फ्लेक्शन हो गया, और डिस्टल वाला है उसका हाइपर एक्सटेंशन, मतलब इस टाइप हो जाएगा, वो नहीं रहा इस टाइप जैसे कि यहाँ पे है ना, दैट इज योर बुटेनर डिफॉर्मिटी। ये कौन सी है आपकी बुटेनर, यही चेंजेस आएगा, अभी अगली डिफॉर्मिटी है उसके अंदर। तो कौन सा फ्लेक्शन होता है आपके बुटेनर के अंदर, प्रोक्सिमल वाला, प्रोक्सिमल वाला आपके बुटेनर के अंदर फ्लेक्स होता है, डिस्टल वाला आपका एक्सटेंड होता है, इस तरीके से एक्सटेंड होता है, दैट इज बुटेनर डिफॉर्मिटी। क्लियर है, बस ये याद रखना कैसे चेंजेस होता है, इमेज क्या है और किसके अंदर नोड होता है। तो ये जो परमानेंट डिफॉर्मिटी आती है दैट आर सीन इन द योर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आपका जो नोड है बुटेड नोड और जो आपका हेपेडेड नोड्स है दोनों आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस में अलग याद रखें उनको, इन दोनों को अलग याद रखें। एक और क्लासिकल सिम्टम है वो हम बताने वाला हूं, दैट इज बुटेनर, और आपका नेक्स्ट जो रहेगा वो आपका स्वान नेक डिफॉर्मिटी हो गया। ये चीजें फ्लेक्शन ऑफ द पीआईपी, पीआई मतलब क्या, प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। हाइपर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन तो है उसका ज्यादा हो गया, इस तरीके से आप देख पा रहे हो ज्यादा ही हो रहा है, दैट इज हाइपर एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ज्यादा हो गया डिस्टल का, डिस्टल यही है, प्रोक्सिमल ये है आपका। नेक्स्ट आपके सामने स्वान नेक डिफॉर्मिटी, जिनका नहीं हुआ तनाव नहीं ले, परेशान नहीं हो, चीज आपको मिल जाएगी। स्वान नेक में अपोजिट हो रहा है, उसमें जो आपका डिस्टल वाला था वो डिस्टल वाला आपका क्या हो रहा था, फ्लेक्स हो रहा है, यहाँ पे डिस्टल वाला तो क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, इस तरीके से जो डिस्टल वाला है वो तो एक्सटेंड हो रहा है, और जो सॉरी प्रोक्सिमल वाला, प्रोक्सिमल वाला जो ये प्रोक्सिमल है, तो प्रोक्सिमल वाला तो आपका एक्सटेंड हो रहा है और डिस्टल वाला आपका फ्लेक्स हो रहा है, इस तरीके से है ना। तो डिस्टल वाले का क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लेक्शन लिखा हुआ है, फ्लेक्शन ऑफ द डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट और हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द योर वी कैन से प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, जैसे कि ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, और ये कैसे दिख रही है, स्वान नेक डिफॉर्मिटी। अब वो जो थी वो अलग टाइप से है और ये है वो अलग, बस जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट फ्लेक्शन एक्सटेंशन कैसे हो रहा है, स्वान नेक, स्वान नेक मतलब हाँ हंस जो पक्षी होता है उसकी नेक इसी तरीके से रहती है, तो वहां से वर्ड बना दिया स्वान नेक डिफॉर्मिटी। मतलब मेडिकल साइंस है, कहीं से वर्ड कुछ बना सकते हैं है ना, वैसे वर्ड बनाया हुआ है कि स्वान नेक की तरह, नॉट कंप्लीटली बट एज लुक लाइक, इसलिए स्वान नेक डिफॉर्मिटी हो गया। ये याद रखिए क्लासिकल चीजें हैं, सब कुछ आपने पढ़ लिया, ये इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया तो सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा, कोई सेंस रहेगा नहीं है ना। ये जो चार चीजें मैंने आपको बताई है, दो ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर, दो आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, ये चारों क्लासिकल है आपके आर्थराइटिस के अंदर। विद इमेज इनके क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होता है, वो तो नोड है, नोड मतलब क्या, अच्छा याद कैसे रखेंगे, सिंपली कि नोड बन रहे हैं, और नोड किसके बन रहे हैं, ऑस्टियोफाइट के बन रहे हैं, और ऑस्टियोफाइट कहां बनती है, ओल्ड एज में बनती है, और ओल्ड एज में क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, ऐसे याद रखें। यहाँ पे परमानेंट डिफॉर्मिटी हो रही है, और परमानेंट डिफॉर्मिटी कहां पे हो रही है, आपकी इन बिटवीन जॉइंट ही हो रही है, यहाँ पे आपके साइड में कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं है, इन बिटवीन जॉइंट के फिक्सेशन की वजह से परमानेंट डिफॉर्मिटी बनी, दैट आर सीन इन द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो आर के अंदर आपकी क्या देखने मिलती है, स्वान नेक डिफॉर्मिटी और बुटेनर डिफॉर्मिटी, इसलिए डिफॉर्मिटी बोला है कि डिफॉर्म हो गई, शेप चेंज हो गया, और वहां पे नोड यूज किया कि नोड बन गई, गांठ लाइक स्ट्रक्चर बन गई है ना, गांठे जैसे स्ट्रक्चर बन गई, नोड बन गए, दोनों को अलग अलग याद रखें। और कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पे अल्नर डेविएशन मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, और एक होता है जेड थंब, ये जो है अल्नर डेविएशन, जिसको अल्नर ड्रिप, अल्नर की तरफ ड्रिप होता है, इस तरीके से दैट इज अल्नर डेविएशन। अल्नर डेविएशन फिंगर्स पॉइंटेड टुवर्ड द अल्नर साइड, और सम टाइम सीवियर केसेस के अंदर आपका जेड थंब जो थंब है वो इस तरीके से फिक्स हो गया, इस तरीके से फिक्स हो गया, दैट इज द जेड थंब। और ये जो थिंग्स है ब्रूसे है ना, ये जो आपके थिंग्स इस तरह जो स्ट्रक्चर है साइड में, और ब्रूसे क्या है, जो आपके जॉइंट होते हैं उसके ऊपर जो कैप्सूल बनते हैं ना, उनको ब्रूसे बोल देते हैं, और वो स्वेलिंग यहाँ पे देखने को मिलती है इन केस ऑफ द रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन केस ऑफ द रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ना, ये वहां पे दिख रहा है क्लियरली। तो अल्नर डेविएशन और जेड थंब, ये और अलग है, वो दो तो क्लासिकल है ही है, और ये आपके और अलग है। हाँ जी, कुछ डाउट बचे, अच्छा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुलना नहीं करें है ना, तुलना नहीं करेगी सर मेरे वैसे, तो ये कुछ कुछ चीजें होती है, बाई बर्थ भी रहती है, बाकी बाद में हो रही है ना, कुछ कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि फिंगर ऐसे ही है ना, किसी का अंगूठा ऐसा ही है, तो सर मेरे को जेड थंब है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, अरे नहीं, बाद में से हो रहा है कि नॉर्मल स्ट्रक्चर आपकी है ना। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि आपकी जो हाइट है बाई बर्थ अगर 5 फीट की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाई बर्थ मतलब जो आपकी हाइट बनी है, नॉट बाई बर्थ मतलब बाई बर्थ इन द सेंस कि आपकी 25 के आसपास, वो आपकी 5 फीट की है, और एक एज के साथ साथ मिड के अंदर वो 5 फीट से 4.5 की तरफ आ रही, तो प्रॉब्लमेटिक थिंग्स है। अब वो 4.5 पहले ही थी जहां मैक्सिमम हाइट होना, तो वो नॉर्मल थिंग्स है, वो एनाटॉमी का पोस्चर है, जैसे आप लोगों को साइकेट्री में भी लगता ही है ना, साइकेट्री में लगता है कि सर ये भी सिम्टम हमारे अंदर है, ये बीमारी तो पक्का मेरे अंदर है, सीजोफ्रेनिया तो मेरे अंदर है, और होता ही है। जो साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं, साइकोलॉजी इज पार्ट ऑफ द योर साइकेट्री, और जो कुछ कुछ चीजें हैं वो होना जरूरी भी है, नहीं है तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते बच्चों। कुछ ना कुछ आप लोगों के अंदर टेंशन है, स्ट्रेस है, तनाव है, इसलिए यहाँ पे 2 घंटे तक आप तपस्या कर रहे हैं, वरना कौन पढ़ना चाहेगा भाई, है ना, वरना कौन पढ़ना चाहेगा। आपको बताया तो वो तनाव तो है, कहीं ना कहीं फैमिली का डर है, कहीं ना कहीं एंजाइटी भी आपके मन में है, तो हल्का फुल्का साइकेट्री तो सबके लिए होना जरूरी है, ज्यादा नहीं हो, माइल्ड लेवल की नॉर्मल होना जरूरी भी है, नहीं है उनके लिए प्रॉब्लम है कि ज्यादा ही बिंदास होकर घूम रहे हैं, वो प्रॉब्लमेटिक थिंग से कोई भी पर्सन हो, हल्का फुल्का एंसियस होना, हल्का फुल्का एंजाइटी रहना हर पर्सन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाता है, और वो लाइफ में ग्रोथ करने के लिए भी जरूरी है, तो उन सब चीजों से तनाव नहीं ले। ये आपकी स्ट्रक्चर होगी इन द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। नेक्स्ट आपके क्लिनिकल सिम्टम, और तो और क्लिनिकल सिम्टम के अंदर
ये पर्टिकुलर जो क्लिनिकल सिम्टम है वो आपके जॉइंट से रिलेटेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ड लिखा वो लिखा एक्स्ट्रा आर्टिकुलर सिम्टम कि रोमेटोइड आर्थराइटिस है वो आपके जॉइंट में है, तब तक तो जॉइंट के सिम्टम आएंगे। लेकिन ये जो रोमेटोइड फैक्टर है, ये रोमेटोइड फैक्टर जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आपकी बॉडी के कहीं और चला गया, किसी और सिम्टम के अंदर चला गया, तो वहां पे जाके इफेक्ट कर सकता है। जैसे आपके सबक्यूटेनियस टिश्यू में चला गया, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स बना सकता है। सिजोग्रेन सिंड्रोम, सिजोग्रेन सिंड्रोम क्या होता है? हाँ बिल्कुल, जो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनका मेनली डिसऑर्डर रहता है, और उसके अंदर आपकी जो सैलिवरी ग्लैंड होती है और उसमें जो आपका माउथ होता है वो ड्राई माउथ, क्लासिकल सिम्टम बनता है यहाँ पे ड्राई माउथ और ड्राई आई, दो चीजें, जीरो ऑप्थेल्मिया और जीरो स्टोमिया, दो सिम्टम यहाँ पे क्लासिकल सिम्टम बनते हैं। डेटासिन इन द सिजोग्रेन सिंड्रोम, सर लिख दो। ये क्लासिकल सिम्टम बनते हैं आपके सिजोग्रेन सिंड्रोम के अंदर है ना, जो जब आपका जीरो ऑप्थेल्मिया कब बनेगा, जब आपका टीयर बनाने वाली जो ग्लैंड्स है ना वो इफेक्ट हो जाती है उन केस में, और सैलिवरी ग्लैंड इफेक्ट होता है, सैलिवा नहीं बनेगा तो आपकी ओरल कैविटी ड्राई देखने को मिलेगी। सिस्टमिक लूपस इरिथेमेटिस, स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन के अंदर देखने में फेल्टी सिंड्रोम, इसमें क्या होता है पेल्टी सिंड्रोम, स्प्लीन के अंदर मेनली प्रॉब्लम देखने मिलती है। इसके अंदर जो क्लासिकल सिम्टम होता है, पहले तो आप याद रखिए स्प्लीन स्प्लीन के अंदर होती है, और यहाँ पे जब आपका रोमेटेड आर्थराइटिस स्प्लीन के अंदर चला जाता है तो उसकी जो साइज होती है वो बढ़ जाती है, तो इसका जो क्लासिकल सिम्टम होता है आपके पेल्टी सिंड्रोम का स्प्लीनोमेगेली, स्प्लीनोमेगेली, हेपेटोमेगेली जो टर्म हो जाती है, सिमिलर आपकी स्प्लीनोमेगेली, कार्डियक इन्फेक्शन, मायोसाइटिस एंड एडिमा, ये सारे ही आपके क्या एक्स्ट्रा आर्टिकुलर, मतलब जॉइंट के अलावा, जॉइंट से बाहर, जॉइंट से दूर और अदर स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो रही है, और अदर स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, तो दैट इज योर एक्स्ट्रा आर्टिकुलर सिम्टम, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर सिम्टम। तो सिजोगेन सिंड्रोम, सिस्टमिक लूपस इरिथेमेटस, पेल्टी सिंड्रोम, कार्डियक इन्फेक्शन, मायोसाइटिस एडिमा, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। जो आपको नोट्स में नहीं मिलेंगे वो है ये वर्ड, जीरोस्टोमिया और जीरोथेल्मिया, स्प्लीन और स्प्लीनोमेगली, किसका मतलब ये है ना, स्प्लीनोमेगली मींस क्या, पोल्टी सिंड्रोम। तो ये लिखे जब आपको टाइम मिलता है तो इन चीजों को लिखे, क्योंकि जो नोट्स में आपको मिल जाएंगे उन चीजों को बार बार लिखने की जरूरत नहीं। मेन थिंग इज दैट जीरोस्टोमिया, बाकी इनके बारे में और पढ़ने बच्चों, एक और सलाह मैं आप लोगों को देता हूँ, सब कुछ क्लासरूम में कवर नहीं होता, मैं इस चीज को ओपनली आप लोगों को बताता हूँ। जब मैं ऑनलाइन भी टीच करता हूँ तो वहाँ भी आप लोगों के सामने जो बच्चे रहते हैं ऑनलाइन वाले, उनको क्लियरली बोलता हूँ कि चीजों को और एलोबरेटली पढ़े, क्योंकि हम एक सिस्टम के बारे में एक टॉपिक सब्जेक्ट वाइज जब स्टडी करते हैं तो सब कुछ कवर नहीं कर पाते हैं, और ये भी एक स्मार्ट स्टडी का तरीका है। जैसे आज आप लोगों ने काफी नए नए वर्ड देखे, नए नए वर्ड सुने, तो उनके बारे में थोड़ा और अच्छे से पढ़े, सर्च करके नोट्स में, बुक से, कहीं से भी पूरा डिटेल से पढ़े। जैसे पेल्टी सिंड्रोम है, स्प्लीनोमेगली के अंदर है, सिजोगेन सिंड्रोम है, तो ये जो सिंड्रोम है अभी मैंने आपको लिस्ट बताई है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर ले और थोड़ा सा पढ़े, उसके बारे में कम से कम 5-10 पॉइंट तो अलग से बनाते रहे, ताकि इनसे कभी इक्का दुक्का सवाल आ जाता है तो आप उन बच्चों से अलग हो जाते हैं जो इस प्रकार की स्टडी नहीं करते। तो जो भी एक्स्ट्रा कहीं से भी, नॉट ओनली क्लासरूम से, कहीं से जब आप नोट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उस एमसीक्यूज के ऑप्शन में कुछ ऐसा टेस्ट आ गया, कुछ ऐसा सिम्टम आ गया, कुछ ऐसा साइन आ गया, कुछ भी आ गया जो आप लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा है, या कुछ ऐसा सिंड्रोम आ गया, कुछ ऐसी डिजीज आ गई, तो उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़े, ताकि आप पढ़ेंगे तो चीज आपकी और तो होगी, कुछ ना कुछ कंटेंट आपको मिलेगा। ये नया जो आपके मन में क्रेज होता है ना कि तो कुछ नया सीखे, वो नया आप इस तरीके से सीख सकते हैं, है ना? बाकी टाइम के साथ साथ आपको रिवीजन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, लेकिन ये थिंग्स है वो भी आपको एड ऑन करते रहना। दैट इज द एक्स्ट्रा आर्टिकुलर सिम्टम। नेक्स्ट डायग्नोसिस, और डायग्नोसिस हमारा क्या रहेगा, तो यहाँ पे जो क्लासिकल डायग्नोसिस क्या बनेगा, तो यहाँ पे एक क्लासिकल दैट इज सीरम के अंदर आपका क्या रहेगा, एक फैक्टर रहेगा, और वो कौन सा फैक्टर है, रोमेटोइड आर्थराइटिस फैक्टर। ये क्लासिकल थिंग्स है जो आपको याद रखना। बाकी एक एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी एएनए जिसे हम बोलते हैं वो भी प्रेजेंट रहती है, लेकिन यहाँ पे जो क्लासिकल थिंग्स है जो हम डिस्कस करते हैं रोमेटोइड आर्थराइटिस के साथ में, तो रोमेटोइड आर्थराइटिस फैक्टर आपके ब्लड के अंदर उसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है वो भी हम जानेंगे अभी, वो आपका कंफर्मेटरी टेस्ट बनता है। हिस्ट्री कलेक्शन में, फिजिकल एग्जाम में सिमिलर वही करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको डिफॉर्मिटी दिख जाएगी, हिस्ट्री कलेक्शन में वो सारे डाटा आपको बता देगा, स्टिफनेस से रिलेटेड, पेन से रिलेटेड जो भी उसकी कंप्लेन है वो सारी आपको बता देगा। देन उसके बाद में आरए फैक्टर एंटीबॉडी कंफर्मेटरी ब्लड टेस्ट फॉर द रोमेटोइड आर्थराइटिस। रोमेटोइड आर्थराइटिस के लिए जो आरए फैक्टर है, रोमेटोइड आर्थराइटिस फैक्टर एंटीबॉडी है आईजीजी, इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी जो है वह आपकी कंफर्मेटरी फैक्टर के रूप में देखने को मिलती है, जो कि अदर टाइप ऑफ द एंटीबॉडी से थोड़ी अलग रहती है, क्योंकि आईजीजी तो और भी रहती है आप लोगों की, है ना, उससे थोड़ी अलग यूनिक टाइप की एंटीबॉडीज बनी रहती है जो आपके टिश्यू स्पेसिफाइड ऑर्गन पे ही काम करती है, और जैसे आपके अगर जॉइंट पे जाती है तो वहाँ पे रोमेटोइड आर्थराइटिस कोच करेगी, ये फैक्टर लिखे। और जब आपका ये ऑटोइम्यून डिजीज कंडीशन होती है तो इसके अंदर ये एंटीबॉडी भी देखने मिलती है, सीरम एएनए, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, एंटीबॉडी लिखा हो, तो ये भी आपकी इस केस के अंदर फाइंडिंग देखने मिलती है। इम्यूनोग्लोबिन आपकी आईजीजी और आईजीएम दोनों ही आपके एलिवेटेड देखने मिलते हैं। सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन, क्रिएटिनिन रिएक्टिव प्रोटीन, क्रिएटिनिन रिएक्टिव प्रोटीन ब्लड टेस्ट मार्कर फॉर द इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, और दैट इज नॉट ओनली सीन इन आर्थराइटिस, आपकी बॉडी के अंदर जो भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती है उस कंडीशन के अंदर ये फैक्टर आपका बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, दैट इज द सीआरपी फैक्टर, क्रिएटिनिन रिएक्टिव प्रोटीन, है ना। यहाँ पे जो मेन आपको थिंग्स है, जो एक स्लाइड से कि सर एक पॉइंट ऐसा कौन सा जो बिल्कुल मिस नहीं है वो तो याद रखना, दैट इज आरए एंटीबॉडी। ये पर्टिकुलर एक स्लाइड से तो हमें एक टॉपिक जहन के अंदर बिठाना ही है ना, जो आपकी पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन है, क्योंकि अभी आप लोगों के सारे कलरफुल लगे तो आपके माइंड में ये कि मैं ये भी याद करूं, ये भी याद करूं, सब याद कर लो, और अभी आप याद भी कर लेंगे, कुछ टाइम के बाद में जब आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे टाइमली तो चीजें आपकी स्किप होती रहेगी। तो अभी आप बेस्ट तरीके से क्या करेंगे, इस स्लाइड में भी जो आपके सामने इंपोर्टेंस किसको ज्यादा है, किसको मैं रिवाइज करूं, किसको मैं हाईलाइट करूं, किसमें मैं ज्यादा फोकस करूं, तो वह एक एक स्लाइड के अंदर जो मैं आपको पॉइंट प्रोवाइड करूंगा कि नोट्स के डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं उन पे आपको ज्यादा ध्यान देना, बजाय कि सब कुछ पे। हालांकि सब कुछ आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, सब कुछ कवर भी करना, लेकिन मेन थिंग्स क्या है, एक चीज कौन सी जिसको तो कतई ही नहीं भूलना आप लोगों को, वो आपके सामने पर्टिकुलर स्लाइड में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आरए फैक्टर लिखे, बाकी और सारी चीज आपको मिल जाएगी, मैं इसमें आगे बढ़ रहा हूँ। आरए जो फैक्टर है उसका लेवल मेंशन कर ले, है ना। जो आरए फैक्टर है नॉर्मली आपके सामने यूनिट के अंदर रहता है, नॉर्मल जो रहता है 0 to 39 इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल, वीकली रिएक्टिव 40 to 79 इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल, रिएक्टिव हायर देन वीकली रिएक्टिव मतलब सस्पेक्टेड वी कैन से, है ना। वीकली रिएक्टिव मींस क्या होगा, सस्पेक्टेड, ऐसा लग रहा है ना, ऐसा हमें लग रहा है कि हो भी सकता है, देयर में नहीं भी सस्पेक्टेड, बट 80 से ज्यादा है, मोर देन 80 इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल से क्या है, एंटीबॉडी कहां पे, ब्लड के अंदर बढ़ी हुई है, रोमेटोइड आर्थराइटिस फैक्टर बढ़ा हुआ है, दैट इज अ कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द रोमेटोइड आर्थराइटिस। ये रेंज आप लोग मेंशन करें, बाकी हाई जो लिखा हुआ रिएक्टिव वाला उसको तो यूनिक तरीके से मेंशन कर ले।
रेंज में भी पूरी चीजें याद रहे या नहीं, कंफर्मेटरी रेंज क्या है वो तो डेफिनेटली आपको याद रखना ही है, कुछ भी उसमें से उल्टा सीधा नहीं करना। 80 आपके सामने लिखा हुआ इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल, वो डाटा आपको एज इट इज याद होना है। बाकी एक्सरे सैनुअल फ्लूइड एनालिसिस, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप खुद अच्छे से इन चीजों को जानते हैं। एक चीज से कंफर्म हो सकता है लेकिन आपकी बॉडी के अंदर उस बीमारी की वजह से और कहीं तो इफेक्ट नहीं आया हो, है ना, उसके लिए मल्टीपल टाइप ऑफ द टेस्ट वहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं, है ना, मल्टीपल टाइप ऑफ द टेस्ट वहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं। और उन टेस्ट में से जो कंफर्मेटरी होता है वो आपका एक ही, जैसे यहाँ पे हमने दिया है वो हम पकड़ लेंगे, उससे कंफर्म कर देंगे। लेकिन उस डिजीज की वजह से आपकी बॉडी में और क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई है और क्या क्या सिम्टम्स आए हैं, उन सबको रूल आउट करने के लिए और बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। उसमें से आपके सामने जैसे एक्सरे, सैनुअल फ्लूइड एनालिसिस वगैरह निकल के आते हैं। क्लियर है चीजें? नेक्स्ट नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या करेंगे, तो जो आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं कि रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट की जरूरत है तो सपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे। खास थिंग से पैराफिन बात, और पैराफिन बात के लिए जो कंटेंट यूज करते हैं कि मिक्सअप ऑफ द 15 to 30 ml ऑफ द मिनरल ऑयल टू 1 pound ऑफ द पैराफिन वैक्स। पैराफिन का वैक्स आता है, उसके अंदर मिनरल ऑयल एड ऑन करेंगे और उसके थ्रू पेशेंट को यहाँ पे बात दी जाएगी एक टेम्परेचर सेट करके, जो आपकी बॉडी टेम्परेचर होती है उसकी तुलना में थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर कितना रहता है, तो आपका लगभग 115 से 125 फ़ारेनहाइट के आसपास रहता है, जैसे मेंशन भी कर रखा है आई थिंक, हाँ 115 से 126 फ़ारेनहाइट, और सेंटीग्रेड के अंदर 46 to 52 काफी ज्यादा हो जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू, हाँ हाँ बिल्कुल ज्यादा है, हम कंसीडर करें, लेकिन यहाँ पे एक लिमिटेड टाइम के लिए दिया जाता है और सीवियर जब पेन होता है उसके लिए दिया जाएगा। तो ये टेम्परेचर और जो पैराफिन वैक्स होता है उसके एड ऑन करके डाटा पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है। बाकी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और प्रिकॉशंस के साथ इनको लिया जाता है, क्योंकि जॉइंट के अंदर जो स्मूथनेस है वो आपकी यहीं से ही आएगी, नहीं तो जो जॉइंट है वो काफी ज्यादा स्टिफ हो के है, और आपने देखा भी है कि 30 मिनट के बाद में भी वो स्टिफ हो के है, उसके बाद में भी जॉइंट लॉकिंग ओपन नहीं हो रही है, तो वो थिंग्स यहाँ पे थोड़ी अलग लेवल पे है। उसके लिए थोड़ा हाई टेम्परेचर, जो आपकी बॉडी की तुलना में ज्यादा टेम्परेचर उतना देना पड़ेगा, तभी चीजें ठीक हो। 50 डिग्री टेम्परेचर नॉट टू मच हाई टेम्परेचर, मतलब जो पेशेंट सस्पेक्टेड है, डिजीज कंडीशन से अफेक्टेड है, उनको तो ये देना इट्स नॉट हाई टेम्परेचर, और वो प्रिकॉशंस के साथ में दिया जाता है ना। जैसे अभी आप सर्दियों के अंदर स्नान कर रहे हैं तो कितना टेम्परेचर करते नहीं, ये सही है भाई, ये मस्त है ना, करते नहीं है, सही है, इकट्ठा करना भी गर्मियों के अंदर जाके स्नान, है ना। चलिए, तो वो जो आप टेम्परेचर करते हैं तो वहाँ पे भी लगभग जो आपका टेम्परेचर बन जाता है वो 40 प्लस रहता ही है ना, भले ही आप गुनगुना भी करो पानी को, गुनगुना उबालने वाला नहीं, वो तो 100 के आसपास हो जाता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो तो 100 के आसपास टेम्परेचर होता है, जो कि आपकी सुंदरता को डैमेज भी कर सकता है, वो नहीं गुनगुना, जो वार्म वाटर जिसको हम बोलते हैं, हाँ वार्म वाटर, जिसका 40 प्लस जैसे टेम्परेचर रहता ही है। और वेट बेरिंग ऑन द इम्प्लांट जॉइंट, ज्यादा जो इम्प्लांट हो रहा है उस जॉइंट पे आप ज्यादा वेट नहीं देंगे, है ना। एक्सरसाइज के लिए प्रमोट किया जाता है, एक्सरसाइज वगैरह वहाँ पे की जाती है, लेकिन ज्यादा वहाँ पे वेट नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ द वार्म कंप्रेशन फॉर क्लाइंट विद आर्थराइटिस, वार्म कंप्रेशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे, जैसे आप प्रोवाइड करते हैं अभी कंप्रेशन, है ना, खड़ियों पे बैठते हैं तो वो क्या है, दैट इज वार्म कंप्रेशन, ऐसे क्या, ऐसे क्या यूं लगा ले, यहाँ तो वैसे इतना टेम्परेचर है नहीं, है ना, जोधपुर में तो क्या ही सर्दी है, लेकिन ऐसा होता है तो आप वार्म कंप्रेशन ही करें, आपको आपके हैंड को लिया और उसको ऐसे किया फिर ऐसे लगा लिया, तो वो क्या वार्म कंप्रेशन ही है, वो आपका वार्म कंप्रेशन है, तो वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा पेशेंट को, ताकि जॉइंट के अंदर जो स्टिफनेस आ रही है उससे थोड़ा रिलीफ मिले। इसके अंदर ये डाटा लिखिए, आपने लिख लिया, साथ के साथ लिखने में लगे हैं, धमाधम लिख रहे हैं, मतलब पता नहीं सर क्या करेंगे आप, नोट्स देंगे ये नहीं देंगे, हमारे तो नोट्स आ गए, बहुत शानदार, बिल्कुल। ये नहीं, ये इसकी उम्मीद भी मत करो अभी, ये तो होने के बाद में दिए जाएंगे, है ना। लेकिन जो हमने और नोट्स वैसे नहीं है कि सारे, क्योंकि पहले वाले तो मैं आपको एजीडीएस कॉपी करवा चुका हूँ, जो पिछले आपने 2-3 क्लासों के जो नोट्स है जिसमें थोड़ा स्पीड हुए हैं, वो नोट्स ही मैं बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपका आई थिंक फ्रैक्चर होगा और बोन मेटाबॉलिक डिजीज होगी, तो वो मिल गया ना आप लोगों का, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो आ जाना चाहिए मेन, तो चलिए हो गया फाइनली वो, आपका भरोसा नहीं उठे, है ना, कि सर ऐसा हो रहा है। चलिए, ड्रग थेरेपी, इसके अंदर जो ड्रग्स वगैरह मेडिकेशन यूज करते हैं वो आपकी ड्रग थेरेपी, और यहाँ पे जो मेडिकेशन होती है वो ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में आती है, यही क्लासिकल ड्रग ऑफ चॉइस बनती है, लिखा हुआ भी है ड्रग ऑफ चॉइस, और सीधा ये वर्ड आता है DMARDS। चलिए मोबाइल में देख लिया है, अभी अंदर रख ले मोबाइल को, घर जाके सुंदरता से देखें नोट्स को, फिलहाल अंदर रखे और इधर ध्यान दे। DMARDS जो है उसका मतलब डिजीज मॉडिफाइड एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स, है ना। ये जो मेडिकेशन होती है ये आपकी स्पेसिफिकली रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए ही है, इन मेडिकेशन को आप अदर टाइप ऑफ आर्थराइटिस में यूज नहीं कर सकते हैं, यही आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द रोमेटॉइड आर्थराइटिस, दैट इज द DMARDS, शॉर्ट फॉर्म आपको खास याद रखना है, मेथोट्रेक्सेट, सल्फोनेमाइड, पेनिसिलामाइन, और बहुत सारे मेडिकेशन होते हैं, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप की मेडिकेशन रहती है, बहुत सारे मेडिकेशन। इधर क्या हुआ, कुछ मिला आपको इस ग्रुप के अंदर? अच्छा ज्यादा हो रही है, ठीक है बच्चों, बता सकते हैं आप। तो DMARDS जो मेडिकेशन होती है वो आपकी ड्रग ऑफ चॉइस बन जाती है इन केस ऑफ द वी कैन से आवर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मेथोट्रेक्सेट, सल्फोनेमाइड, पेनिसिलामाइन, है ना, पेनिसिलामाइन। वो स्कोर मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि वही से कैसा इरिटेशन होता है वो कल हमने फील किया था भाई, है ना सरस्वती। चलिए, भारतीय सर थे होस्टिंग के लिए प्रोग्राम के अंदर, अगर आप लोगों ने लाइव देखा हो तो, पढ़ने वाले बच्चे आप लोग पढ़ाई करेंगे, आप कंटिन्यू, चलिए पढ़ाई करना प्रायोरिटी है। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ऐसी कंडीशन के अंदर, कि ऐसा तो नहीं है कि कंटिन्यू जैसे लाइव प्रोग्राम कल चला तो 8 से 10 घंटे तक, 8 घंटे के लगभग कल चला था तो 8 घंटे लेके बैठ जाए, इतना नहीं है, टाइम भी नहीं है आप लोगों के पास, और सबसे बड़ा है कि सब नेट नहीं है इतना, है ना? तो ऐसे में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तुरंत आए चीज को देखे, तुरंत लाइक करे, अप्रिशिएट करे, है ना, शेयर करे, और उसके बाद में वापस अपनी पढ़ाई में लगे। ये एक ईमानदारी है, ये एक ऑनेस्टी है अपने संस्था के लिए, अपने इंस्टीट्यूट के लिए, है ना, जो कि आपको बार बार जैसे कि बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है, ये सब चीजें बोलने की नहीं है, आपने ओपन किया, आपको पता है कि कहाँ चल रहा है कैसा है, तो जस्ट उसको लाइक किया, अप्रिशिएट किया, और वापस अपनी स्टडी पे आ गए, दैट्स इट। ये चीजें जो होती है वो आपसे उम्मीद की जाती है, आपको बोलना नहीं पड़े इन सब चीजों के लिए। तो कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें बढ़ चढ़ के इन चीजों के साथ आपको पार्टिसिपेट करना है ना, नॉट ओनली स्टेज पे आके पार्टिसिपेट ही कर रहे हैं, है ना, नॉट ओनली स्टेज पे ही आप पार्टिसिपेट करें, आप ये छोटे मोटे जो कंट्रीब्यूशन होते हैं इनसे भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कि आपने जो प्रोग्राम चल रहा है, जो भी संस्थान है आपकी, उसको आप अप्रिशिएट करें, दो लोगों के सामने उसकी बातें करें, अल्टीमेट, और बातें करते हैं लेकिन एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से बात करें। याद रखिए, जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं और उसके बारे में आप गलत बोलते हैं, मतलब आप भी गलती है ना, क्योंकि आपने भी तो वही चॉइस किया है,
है ना। और गलत होने का, गलत बोलने का, जैसे कि सर और सारी फैकल्टी आपसे दावा करते हैं कि आपको वैसा मौका नहीं दिया जाएगा कि आप अपने इंस्टीट्यूट के लिए कुछ गलत वर्डिंग या गलत जो भी आपके मन में आता है वो कुछ बोले, क्योंकि एडवांस आपको सब कुछ चीजें मिलती है, आपकी उम्मीद की तुलना में आपको ज्यादा मिलती है, और ये आप अच्छे से रियलाइज करते हैं। जो पुराने बच्चे हैं, दो बेस से बातें नहीं, एक दो बेस से जो लगातार है, वो इन सब चीजों को अच्छे से रियलाइज भी करते हैं। बाकी जैसे जैसे एग्जाम आपका पास में आ रहा है, वैसे वैसे जो आपकी क्यूरियोसिटी है वो बढ़ती है, उसके अकॉर्डिंग हमारी बच्चों मेहनत बढ़ जाती है। जैसे अभी आपका अप्रैल में एग्जाम है, तो उसके लिए प्रिपरेशन जो चल रही है अभी से हमारे जहन के अंदर चल रही है कि किस तरीके से आप लोगों को प्रिपेयर करके वहां भेजना। अब डिपेंड आप में करता है कि आप में से कितने बच्चे उन चीजों को अडॉप्ट करते हैं, उनमें से कितने बच्चे अडॉप्ट करते हैं, कितने वहां पे एग्जाम में झंडे गाड़ के आते हैं या वापस यहीं बैठ जाता है ना। तो वो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जितना हो सके उतना आपको प्रोवाइड किया जाए चीजें, आपके टेस्ट सीरीज, आपके मॉडल पेपर जो कि शुरुआती स्टेज से चलते हैं, ऐसा नहीं कि लास्ट के टाइम में होते हैं। और इसी के लिए आपका कल वाला जो है टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना जरूरी है भाई, है ना। कल फिर हमारी जो क्लास रहेगी, टेस्ट पेपर के बाद में नोट किया जाएगा, डाटा देखा जाएगा कितने लोग हैं या कितने नहीं है। क्लास टेस्ट अटेम्प्ट जरूर करें, लापरवाही नहीं दिखाएं बिल्कुल भी। पढ़ाई आपकी जो चोरी है एज इट इज दरी की दरी रह जाती है अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो प्रैक्टिस करें। चलिए, इंट्रा आर्टिकुलर जिसमें आपका सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशंस वगैरह दे रहे हैं, है ना। इंट्रा आर्टिकुलर, अच्छा इंट्रा आर्टिकुलर के अंदर हमने मेथाइल प्रेडनिसोलोन लास्ट स्लाइड में आपने देखा था, है ना। और यहाँ पे सिस्टमिक लिखा होता है, ये खास थोड़ी जो मैं आपको मेडिकेशंस के बारे में बताऊं, तो मेथाइल प्रेडनिसोलोन जो मेडिकेशंस है कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैटेगरी की लास्ट स्लाइड में था, वह आप इंट्रा जो आर्टिकुलर दे रहे हैं मेथाइल प्रेडनिसोलोन, ये जो मेडिकेशन आप दे रहे थे, ये ड्रग ऑफ चॉइस बनती है इन फ्रॉम द कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैटेगरी, क्योंकि उसके अंदर आपकी बहुत सारी है, जैसे आपका डेक्सामेथासोन है, आपका हाइड्रोकोर्टिसोन है, तो ऑल आर द कॉर्टिकोस्टेरॉइड, लेकिन उन सब में से ये आपका बनता है मेथाइलप्रेडनिसोलोन, है ना। तो ये जो है वो आपका ड्रग ऑफ चॉइस है कॉर्टिकोस्टेरॉइड में से, जो आपका इंट्रा आर्टिकुलर जॉइंट के अंदर जो दिया जाता है, जॉइंट के लिए ये स्पेसिफाई बना रखा मेथाइलप्रेडनिसोलोन। डेक्सामेथासोन है आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर, जो आपका हाइड्रो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, वो जो मेडिकेशन है वो आप सिस्टमिक देते हैं, वो जो मेडिकेशन है वो आप सिस्टमिक देते हैं, लेकिन जो ये आपकी है ना मेथाइलप्रेडनिसोलोन, ये आपको याद रखना कि ड्रग ऑफ चॉइस होती है इन केस ऑफ द इंट्रा आर्टिकुलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड। यहाँ पे क्योंकि सिस्टमिक आया इसलिए मैंने आपको बता दिया, सिस्टमिक के अंदर कौन सा है, डेक्सामेथासोन और हाइड्रो कोर्टिसोन, समटाइम इसको हाइड्रोकोर्ट भी बोला जाता है शॉर्ट में, है ना। हॉस्पिटल में इसको हाइड्रोकोर्ट के रूप में ही यूज, हाइड्रोकोर्ट ये इसी का ही नेम है। तो ये दोनों जो है डेक्सामेथासोन और आपका जो हाइड्रोकोर्टिसोन है वो सिस्टमैटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। इंट्रा आर्टिकुलर जो है वो आपका मेथाइल प्रेडनिसोलोन है। इंट्रा आर्टिकुलर थोड़ा खास है, याद रखे बच्चों, है ना। इसको इंट्रा आर्टिकुलर लिख के उसके एग्जांपल में इसको लिख ले, ये जो मेडिकेशन लिखे इंट्रा आर्टिकुलर, उसके एग्जांपल मेथाइल प्रेडनिसोलोन को लिखे, सिस्टमैटिक जो आपकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड है उसके एग्जांपल डेक्सामेथासोन और हाइड्रोकोर्टिसोन को लिखे। ये थोड़ी खास चीज है जिनको अलग से नोट बनाए। बाकी अदर सिम्टमिक जो सिम्टमेटिक मैनेजमेंट होता है, फीवर है, पेन है, तो उसके अकॉर्डिंग फर्दर मैनेजमेंट दिया जाएगा। एग्जांपल जैसे मेंशन करेगा, दैट इज एनसेड, ये आपको याद रखना एनसेड, ये कुछ है नहीं डाटा, हो गया ये थिंग्स जो एक्स्ट्रा थी वो आपको एड ऑन करना है। नेक्स्ट वही आपका वार्म कंप्रेसेस, वो एक लाइन विद आर्थराइटिस, अप्रोप्रिएट टेंपरेचर जो वार्म कंप्रेसेस का है वो आपका 98105 के आसपास, लगभग 40 डिग्री के आसपास जो आपका वार्म कंप्रेसेस का है ना। हॉट एप्लीकेशन का जो एग्जांपल है ना, वो आपका वार्म कंप्रेसेस का प्रोवाइड करेंगे। रेस्ट एंड जॉइंट प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन एंड वेट मैनेजमेंट वगैरह, आपका थेरेपेटिक एक्सरसाइज वगैरह प्रोवाइड द साइकोलॉजिकल सपोर्ट। अच्छा, थेरेपेटिक एक्सरसाइज और रूटीन एक्सरसाइज में क्या डिफरेंशिएशन है, मतलब क्या अलग है दोनों। थेरेपेटिक एक्सरसाइज बोला हमने एक वर्ड, एक हमने बोला रूटीन एक्सरसाइज। तो रूटीन मतलब कि आप रूटीनली कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है, और थेरेपेटिक मतलब कि आपको पर्टिकुलर ट्रीटमेंट एस्पेक्ट से बताई गई है कि ये मेडिकेशन ही आपको ज्यादा करना है, ये मेडिकेशन सॉरी नॉट मेडिकल एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज ही आपको ज्यादा फॉलो करना, कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहना है। तो वह आपकी थेरेपेटिक पर्टिकुलर गोल ओरिएंटेड आपकी एक्सरसाइज बन जाती है। दैट इज द थेरेपेटिक एक्सरसाइज जो पर्टिकुलर आप थेरेपेटिक पर्पस के लिए और ट्रीटमेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। दैट इज द थेरेपेटिक एक्सरसाइज। बाकी साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना तो आपका अधिकार है ना। हाँ, जन्मसिद्ध अधिकार बोल सकते हैं आप लोग। और ये बच्चों हल्की फुल्की बातें, लेकिन एक स्टेज के बाद में आप लोगों को भी इस लाइन की जरूरत पड़ती है कि सर साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करें, है ना। उम्मीद है कि नहीं पढ़नी चाहिए आप लोगों को जरूरत, और कभी कभी पढ़नी भी चाहिए ताकि आप लाइफ की और चीजों की थोड़ी वैल्यू समझ जाए, है ना। चीजें जब आसानी से मिल जाती है तो हम क्या है कि चीजों की वैल्यू खत्म कर देते हैं, ये वास्तविकता भी है किसी भी पर्सन के साथ। तो चीजें थोड़ी आपको लेवल के बाद में मिलती हैं तो आप उनकी जो वास्तविकता है उनको थोड़ा पहचानते हैं, तो ऐसा होना जरूरी है। और हल्का फुल्का तनाव हर पर्सन की लाइफ में एक टाइम के लिए आना, आगे चला जाए, क्रोनिक नहीं रहे, आना जरूरी है, ताकि जिंदगी की जो गहराई है उनको थोड़ा आप समझ सकते हैं और उस लेवल के तरफ आप जाके वापस आ जाए। लगे हुए भी नहीं रहे, बातें काफी गहरी है जो मैं बोल रहा हूँ, तो तनाव वाली सिचुएशन है उसमें ज्यादा गहरे नहीं जाए, लेकिन एक बार फेज को फील जरूर करें, है ना। वैसे आप लोगों ने फील कर ही लिया होगा, लेकिन मैं उस तरह की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। हाँ, मैं उस तरह की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपके नोटी माइंड के अंदर चल रहा है, लेकिन लाइफ को जीने के लिए, लाइफ को फील करने के लिए ये सब चीजें बच्चों धीरे धीरे टाइम के साथ आप लोग सीख जाएंगे। तो ये जनरली आपकी नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी का पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट, तो साइनोवेक्टोमी, आर्थोडेसिस वगैरह, आर्थोप्लास्टिस वगैरह जो है आपकी देयर इज एक्स्ट्रा थिंग्स कि साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रॉब्लम करी उसको हटा दो, उसको कट करके निकाल दो। आर्थोडेसिस जो जॉइंट का फ्यूजन है, आर्थोप्लास्टी है जैसे हमने टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी वगैरह है, वो ये कुछ खास थिंग्स नहीं है। सर्जिकल मैनेजमेंट आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो होती है आपकी वी कैन से रोमेटोइड आर्थराइटिस रिमिशन और एक्सिबेट होती रहती है, तो हो रही है, मैनेजमेंट आप करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, उसके बाद वापस हो जाएगी। तो मैनेजमेंट पे डिपेंड होता है कि कितने, क्या बोल रहे हैं बताएं। हाँ, टी जे टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट, जो आर्थोप्लास्टी अभी मैंने लास्ट क्लास में देखा, स्लाइड पे देखा था, टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट। तो आर्थोप्लास्टी के अंदर आता है जिसमें आप एक्स्ट्रा सिंथेटिक जॉइंट इंप्लांट कर देते हैं, दैट इज अ टोटल जॉइंट इंप्लांटेशन। नेक्स्ट इज द सेप्टिक आते हैं, वो नोट्स दे देंगे ज्यादा, 3 वर्ड है, लिखो फटाक से। नहीं, मेरे को पता है कि आपने क्यों रोका है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, चलेंगे अभी, अपने पास 7 मिनट है। नहीं, 7 मिनट है, 7 मिनट और 13 सेकंड है, आपने वेस्ट कर दिया 2 सेकंड, वापस आ रहे थे। सेप्टिक आर्थराइटिस, दैट इज आल्सो नोन एज द इन्फेक्शियस आर्थराइटिस। सेप्टिक आर्थराइटिस को
जो दो थे वो आपके खास थे, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल से रुक के उनको डिस्कस कर रहा था। ये है, इनको हम रैपिडली देख लेते हैं। सेप्टिक आर्थराइटिस मतलब है आपका इन्फेक्शियस आर्थराइटिस, बैक्टीरियल आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, क्योंकि कॉमनली बैक्टीरिया की वजह से ये देखने में होता है। इसके अलग अलग कोड हम जानेंगे अभी। इन्फेक्शन ऑफ द साइनोवियल और साइनोवियल फ्लूइड। हिप जॉइंट इन द चिल्ड्रन ज्यादातर इन्वॉल्व होता है, नी जॉइंट इन अडल्ट, क्योंकि अडल्ट से जो नी जॉइंट होता है वहीं से हम आर्थ्रोसेंटेसिस की प्रोसीजर करते हैं, तो ज्यादातर वही एंट्री बनाई जाती है, क्योंकि इजीली वही रहता है, असेसेबल वही रहता है। तो ये कॉमन चीजें जो है वो आपको मेंशन कर लेना फटाक से। मोर कॉमन इन द मेन देन द फीमेल, ये जो है वो आपको याद है। रोमेटोइड आर्थराइटिस वुमेन के अंदर ज्यादा था, लेकिन ये मेन के अंदर ज्यादा है। सेप्टिक आर्थराइटिस, इन्फेक्शियस आर्थराइटिस, दो वर्ड लिखे, कुछ भी ज्यादा नहीं लिखे। सेप्टिक आर्थराइटिस SA, इन्फेक्शियस आर्थराइटिस ये वर्ड लिखे, और बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये वर्ड लिखे नहीं, क्योंकि इटियोलॉजिकल फैक्टर के अंदर है ये। हिप जॉइंट और नी जॉइंट, ये दो वर्ड लिख लो, हिप जॉइंट और नी जॉइंट। सेप्टिक आर्थराइटिस आल्सो नोन एज इन्फेक्शियस आर्थराइटिस, हिप जॉइंट इन्वॉल्वमेंट इन केस ऑफ चिल्ड्रन और नी जॉइंट इन्वॉल्वमेंट इन केस ऑफ द एडल्ट। डन, लिखो रे यार। और ज्यादा तनाव नहीं ले, कुछ माइंड के अंदर चीज ऐसी नहीं बनाए कि सर ये नहीं मिला वो नहीं मिला। जो चीज आपको बच्चों में शानदार तरीके से देने की कोशिश की वो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं ऑलमोस्ट। अब जो थिंग्स है वो थोड़ा रिपीटली हम देखेंगे, और उनमें से कुछ चीजें रह जाती है तो वो मैं आपको बाय नोट्स प्रोवाइड कर कोशिश करेंगे। रहे नहीं, बिल्कुल नहीं रखेंगे। एक बार हम सुपरफिशियली तो सभी को टच कर लेंगे, है ना, जो भी आपके ये है, और उसके अलावा जो मसल्स का कुछ पोर्शन है ना, उनको कवर कर लेंगे। लेकिन कुछ और पेंडिंग रहता है तो वो आपको पीपीटी के रूप में प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। पेंडिंग कुछ नहीं रखेंगे, आधा बिल्कुल नहीं रखेंगे। आपकी जो उम्मीदें हैं उनको बनाए रखेंगे। ऐसा नहीं है कि सर स्केलेटल सिस्टम के लिए पर्टिकुलर चीजें देख रहे हैं वो मिला नहीं हमें। वो आप देख सकते हैं, जो घुटना रेड कलर का होता है ना, और ये अडल्ट का ही है, क्योंकि अडल्ट के अंदर नीजोन इन्वॉल्वमेंट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, ज्यादातर बैक्टीरिया की वजह से होता है। अप टू 90% केसेस के अंदर बैक्टीरियल इन्वॉल्वमेंट होता है। एस ओरियस मींस क्या? स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, जो कि आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। एरोबिक होता है, एनारोबिक होता है, ऑक्सीजन चाहिए उसको, तो एरोबिक टाइप का बैक्टीरिया रहता है। माइक्रोबायोलॉजी में आप अच्छे से पढ़ते हैं। मोस्ट कॉमन इन द आईवी ड्रग अब्यूजर्स के अंदर। और एक और आएगा, हेमेटोजेनिक ट्रांसमिशन रहता है, वो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा 6 मंथ टू 5 ईयर के बीच में। और एक जो है आपका नाइजीरिया गोनोरिया, सीन इन द एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस। ये एग्जाम में क्वेश्चन है, ये और ये दोनों। जब आप प्रोस्थेटिक जॉइंट बनाते हैं, जैसे आप टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरी की बात कर रहे हैं, तो प्रोस्थेटिक जॉइंट जब इंप्लांट करते हैं तो उस इंप्लांट के साथ में इस बैक्टीरिया को लेना पसंद है, और दैट बैक्टीरिया इज स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस है। तो आप स्टेफाइलोकोकस कैटेगरी का है ना, लेकिन अलग इसका वेरिएंट है, तो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस। और ये बैक्टीरिया आपका प्रोस्थेटिक जॉइंट जब इंप्लांट होता है उसके अंदर ये आर्थराइटिस करता है ना, कि जॉइंट जब लगाया था, वो सर्जरी जब की थी तो वहां पे इंफ्लेमेशन हो गया, तो कॉमनली आपका ये बैक्टीरिया इन्वॉल्वमेंट होता है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस प्रोस्थेटिक जॉइंट की सर्जरी की जाती है, उस टाइम ये आपका सेप्टिक आर्थराइटिस करता है। और ये जो है आपका स्टेफाइलोकोकस ओरियस, ये स्पेलिंग है स्टेफाइलोकोकस ओरियस, मोस्ट कॉमन इन द। अच्छा, ये और भी करता है, आपकी बॉडी में बहुत सारे इंफेक्शन करता है स्टेफाइलोकोकस ओरियस, तो है ना। आपके रेस्पिरेटरी के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो रेस्पिरेटरी का कॉमन इंफेक्शन वगैरह ये करता रहता है। ओरल कैविटी के अंदर, ओरल थ्रोट के अंदर इंफेक्शन करता रहता है, बहुत सारी टाइप की चीजें हैं। नाइजीरिया गोनोरिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, है ना, ये जो है वो चिल्ड्रन के अंदर इन्फ्लुएंजा है। बाकी नाइजीरिया गोनोरिया सीन इन द एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड वाले जो केस है उसके अंदर आपका गोनोरिया है ना। और कौन सा आपका नाइजीरिया गोनोरिया, एन गोनोरिया करके याद रखिए, दोनों ये अलग है, ज्यादा खास है नहीं, ये थिंग्स है, ये आपको याद रखना है। ये लिखना मोस्ट कॉमन जो होता है वो आपका ये है। और ये भी कॉमन किसमें, जो आईवी ड्रग अब्यूजर है, जो ड्रग एडिक्ट होता है, आईवी ड्रग बार-बार प्री करता है, तो जब ड्रग लगा रहे तो उनको इतना स्टेबिलिटी मेंटेन, ड्रग लगा रहे तो स्टेबिलिटी का लीवर लगा, तो वहां पे वो उस मेडिकेशन के साथ, उस ड्रग के साथ जब बार-बार प्री कर रहे हैं, तो देयर में भी चांस कि ये ऑर्गेनिज्म एंट्री करे, और एंट्री करने के बाद में आपकी बॉडी के अंदर पहुंचे, वहां पे सेप्टिक आर्थराइटिस कोज कर दे। तो कोज के अंदर जो दो हो गए, दैट इज योर स्टेफाइलोकोकस ओरियस, और आपका हेमेटोजेनिक ट्रांसमिशन के अंदर हो गया स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस, टॉम्स स्मिथ आर्थराइटिस ड्यू टू द पायोजेनिक इन्फेक्शन इन द इन्फेंसी। अच्छा, ये कल ही ऐड किया था, मैं पढ़ रहा था तो कहीं से मेरे को डाटा मिला, इसलिए आप लोगों को ऐड कर दिया। टॉम स्मिथ आर्थराइटिस पायोजेनिक इन्फेक्शियस कंडीशन के अंदर, पायोजेनिक इन्फेक्शियस कंडीशन के अंदर अगर आपका आर्थराइटिस हो जाता है तो ये आपको याद रखना, ज्यादातर छोटे बच्चों के अंदर ही देखने को मिलता है। पायोजेनिक इन्फेक्शन कौन सा? पायोजेनिक इन्फेक्शन का मींस क्या? कोई भी ऐसा, हाँ, कोई भी ऐसा इन्फेक्शन जिसके अंदर पस फॉर्मेशन हो गया, एब्सेस का फॉर्मेशन हो गया, वो पायोजेनिक इन्फेक्शन। और उस केस के बाद आपका आर्थराइटिस बन जाता है, तो वो एक स्पेसिफिक टाइप का आर्थराइटिस, टॉम स्मिथ आर्थराइटिस, टॉम स्मिथ आर्थराइटिस, दैट इज ईटियोलॉजिकल फैक्टर फॉर योर आर्थराइटिस और सेप्टिक आर्थराइटिस। तो ये आपका हो जाता है सेप्टिक आर्थराइटिस का ईटियोलॉजिकल फैक्टर। और जैसे कि आप लोगों को देखने लगे इधर, इसे बस बंद कर दो, ठीक है। सिम्टम के अंदर कुछ खास नहीं है, पेन, स्वेलिंग, वार्म, फीवर और इनएबिलिटी, जो रेंज ऑफ मोशन है वो कम रहेगा, क्योंकि इन्फेक्शन से रिलेटेड है। तो इन्फेक्शन से रिलेटेड है तो वो जो आपके इंफ्लेमेटरी साइन आते हैं वही यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो या सिम्टम्स आपके कुछ इसके खास है नहीं, जो है वो आपके सामने। चलिए, बाकी डायग्नोसिस है और ट्रीटमेंट जो है वो भी कुछ अलग खास नहीं है। डायग्नोसिस इसका कंफर्मेटरी साइनोवियल फ्लूइड कल्चर बनेगा, है ना, जो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। और उसके बाद एंटीबायोटिक का कोर्स बन जाता है, दैट इज अ फाइनल और वी कैन से ड्रग ऑफ चॉइस, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द सेप्टिक आर्थराइटिस। ये आपको याद रखना, ये हम कल से पढ़ेंगे, नो डाउट, बिल्कुल आप अपना बैग वगैरह बंद कर सकते हैं। लेकिन जो थिंग्स है दोनों में डिफरेंशिएशन आपको याद रखना, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रोमेटॉइड आर्थराइटिस के बीच में। नोट्स आपको मिल गए, बाकी नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलिए, सभी को थैंक यू सो मच।